हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ आईडीग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोलॉजी क्लास 12। ओके, बायोलॉजी क्लास 12 में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से नीट में तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। बड़े बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, जैसे कि एड्स हो गया, कैंसर हो गया। इस तरह की बड़े बड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में बनेंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, टाइफाइड का बैक्टीरिया वगैरह। तो सब कुछ इसी चैप्टर में है। काफी ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड काफी सारे हिंट है यहाँ पे, काफी सारे टॉपिक्स है। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन डिजीज में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं बात करूं नीट के बिहाफ से, तो नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। दो तो मिनिमम आएंगे ही, एक एड्स से आ जाएगा, एक कैंसर से आ जाएगा, एक ड्रग से आ जाता है जो लास्ट में दे रखा है। तो क्वेश्चन तो आते हैं, ये बात तो डन है। अब ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो अपन इस चैप्टर को इतनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि चाहे ट्रिकी क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, हम मिस्टेक करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमें पढ़ना क्या क्या। तो देखो, नाम से पता लग रहा ह्यूमन की हेल्थ के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन की हेल्थ कैसे कैसे अफेक्ट हो रही है और खराब होने के बाद उसको कौन कौन सी बीमारियां हो रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत बीमारियां यहाँ पे बता रखी है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया ह्यूमन। ओके, अब इस ह्यूमन बींग को कौन कौन सी बीमारी हो रही है, यहाँ पर हम वो बात करने वाले हैं, किस तरह की यहाँ पे डिजीज है। ओके, तो डेफिनेशन देखो, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विच अलाउ अ पर्सन टू फंक्शन वेल फिजिकल मेंटली। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो जो है फिजिकली मेंटली सोशली हम फिट रहेंगे, तभी हमारी हेल्थ को हम कर सकते हैं अच्छे। मैं फिजिकली भी फिट हूँ, मैं मेंटली भी फिट हूँ, मैं सोशली भी फिट हूँ। अगर मैं सब तरह से फिट हूँ, हाँ हेल्थ। ठीक है, अब हमारी हेल्थ जो है काफी तरह से अफेक्ट हो सकती है। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग अवर हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है वो काफी तरह से अफेक्ट हो सकती है। जैसा पहला है अवर डाइटरी हैबिट्स, हमारे खाने की हैबिट। मान लो यहाँ पर फूड रखा हुआ है, ठीक है, अब वो खराब हो चुका है या वो खुली एयर में रखा था, वो रैंसिड हो चुका है या उस पर बैक्टीरिया का अटैक हो चुका है और हम आए भूखड़। ठीक है, वो सारे भूखड़ होते हैं, इंग्लिश में बोले तो फूडी, अपने आप को फूडी बोलते हैं क्योंकि हिंदी में तो भुक्कड़ बोल देते हैं तो अच्छा नहीं लगता उनको, है ना। तो वो आते हैं और ये खाना खा लेते हैं, उनको तो बस खाने को दिखता है। अब अगर उन्होंने खराब खाना खा लिया या बासी खाना खा लिया या फिर ऐसा खा लिया शाम को भी रखा हो, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, ज्यादातर बैक्टीरिया तो हमारे मुंह में मर जाते हैं, हमारे मुंह में जो सलाइवा है, लाइसोजाइम होता है यहाँ, उसमें मर जाते हैं। बाकी जो बचे हुए बैक्टीरिया हमारे स्टमक में एसिड होता है उसमें मर जाते हैं। ठीक है, पर कुछ बैक्टीरिया स्टमक के एसिड को भी सरवाइव कर लेते हैं, मुंह के लाइसोजाइम को भी सरवाइव कर लेते हैं और हमारी बॉडी में। आप अगर सांस भी ले रहे हो ना, सांस लिया आपने, आपने हजारों बैक्टीरिया अंदर ले लिए, फिर बहुत तरह के मैकेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया जो है ना, ज्यादातर वो वैसे ही किल हो जाते हैं। अगर मैंने पानी भी पिया ना, तो पानी में तो इतने बैक्टीरिया होते हैं आप सोच नहीं सकते, एक बूंद पानी में भी हजारों बैक्टीरिया। तो इतने बैक्टीरिया अगर मैं पी जाऊंगा, तो आप तो आपका कहने का मतलब है सर कि अगर मैं एक गिलास पानी पीता हूँ तो मेरे को तो मर जाना चाहिए क्योंकि मैं लाखों बैक्टीरिया पी चुका हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है मेरे मुंह से होते हुए जाएंगे, ठीक है, स्टमक में जाएंगे, स्टमक में एसिड कंसंट्रेटेड HCl, और वो HCl जो है बैक्टीरिया को किल कर देता है। 99% बैक्टीरिया तो वैसे मर जाते हैं जो आप पानी पीते हो। बच्चे कुछ बैक्टीरिया आपको थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं और कुछ मेन बैक्टीरिया होते हैं जो बच जाते हैं, टाइफाइड का बैक्टीरिया। ठीक है, तो वही सब अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। काफी इंटरेस्ट आएगा, काफी मजा आने वाला है आपको, बस आप सुनते रहिए। तो फैक्टर अफेक्टिंग अवर हेल्थ में सबसे पहला है डाइटरी हैबिट। अ पर्सन ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट कैन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय बॉडी ऑन डेली बेसिस इन हेल्थियर देन पर्सन डेफिशिएंट। यहाँ पे क्या बता रखा है कि जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, और ये जो है खाना अच्छे से खा रहा है, इसको बॉडी को, इसकी बॉडी को मान लो 500 mg चाहिए, कोई भी चीज या
200 ग्राम चाहिए, ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट चाहिए 200 ग्राम, तो ये उस हिसाब से फ्रूट खा रहा है, उस हिसाब से ये डाइट ले रहा है, ये प्रॉपर डाइट रख रहा है, प्रॉपर खा रहा है, सुबह भी खा रहा है, शाम को भी खा रहा है, और अपना नाश्ते में भी अच्छा ये खा रहा है, ड्राइड फूड फ्रूट्स खा रहा है, और अपने न्यूट्रिएंट जो चाहिए बॉडी को वो प्रॉपर दे रहा है, तो ये मैं कह सकता हूँ क्या इसकी हेल्थ जो है परफेक्ट है, ठीक है। अब ये दूसरा बंदा मानो, ठीक है, अब बेचारा उदास सा भी लग रहा है, देखो ये है ना, तो ये दूसरा बंदा क्या है, इसको खाने को नहीं मिलता, होता है ना कि यार पॉवर्टी लाइन अपनी बहुत ज्यादा, तो इसको दोनों टाइम खाने को नहीं मिल रहा, या हो सकता है ये स्पेस में है, ये टाइम खा नहीं रहा, या हो सकता है डाइट फूड अवेलेबिलिटी है फिर भी ये नहीं खा रहा, होते हैं आलसी, जब तक हमारी मम्मी हमें ना ला के दे हम वाले नहीं, होता है, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी है तो भी नहीं खा रहा, या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो किसी भी कारण से अगर ये नहीं खा रहा है तो मैं ये कहूंगा कि ये जो है बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, बैलेंस डाइट मतलब एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा जिसको जितना इसकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा तो मैं इसे बोलूंगा कि हाँ ये अफेक्टेड है, क्यों, एक न्यूट्रिएंट नॉर्मल लेना जरूरी है अपनी बॉडी, आपकी बॉडी काम कैसे करेगी, मैं क्या हाथ भी ला रहा हूँ ना तो भी एटीपी कंज्यूम होगी, बोल रहा हूँ तो भी एटीपी लग रही है, तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट। सेकंड, हमारा लाइफस्टाइल, मम्मी आज मैं नहीं नहाऊंगा, ठीक है, ये लाइफस्टाइल है हमारा, तो हम अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे खुद की तो फिर हम बैक्टीरिया से कैसे बच सकते हैं, डेटोल गाइड आता है 99.99% बैक्टीरिया वो मारता है, ठीक है, तो डेटोल लगा के नहाना चाहिए, लगा के सभी नहा लो, तुम लाइफ बॉय से नहा लो, तुम लक्ष्य से नहा लो, पर नहा लो, क्योंकि उससे बैक्टीरिया जो है किल हो जाए, अगर वो बैक्टीरिया रह गए, ग्रो कर लिया, कल को कट लग गया कहीं और वहां पे उन्होंने इन्फेक्शन कर दिया, बहुत बुरे बुरे चांसेस हो जाते हैं, तो हमें हमारी लाइफ स्टाइल भी देखनी चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी देखनी चाहिए, एक तो हम सोते रह रहे हैं 10 बजे तक है, और फिर ना योगा कर रहे ना कुछ, तो हमें हमारी लाइफ स्टाइल भी देखनी चाहिए, चलो। Now third is our social environment. A person living in a stressful social environment with lot of antisocial activity are always under stressful and mental condition and more prone to stress related to disorder as compared to person living. क्या बोल दिया सर ये इतना सारा इंग्लिश, देखो मैं बता, पहले स्लाइड को क्लियर कर ले पर उसके बाद में आपको, ओके, तो हमने स्लाइड क्लियर कर ली, अब इस थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जैसे दो पर्सन है, एक पर्सन तो काफी अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, काफी खुश है, ठीक है, इसके आसपास पार्क वगैरह है, हरियाली है, हरियाली पार्क में होती है, ठीक है, घास वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक, और बड़ा खुश है, बड़ा मन लग रहा है इसका, ठीक, अब एक है तो दूसरा पर्सन, ठीक है, ये जो है बड़ा उदास है, काफी मेंटल टेंशन में है, काफी मेंटल, ये ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पर गाली वगैरह या लड़ाई वगैरह, झगड़ा वगैरह, हिंसा वगैरह ये सब कॉमन हो, ठीक है, तो ये क्या है, मेंटली डिप्रेस हो जाएगा पहले। अब देखो ब्रेन का काफी ज्यादा रोल है, अगर आप पहले से मेंटली डिप्रेस हो तो वो आपको और डिप्रेस कर देगा, मतलब वहां पे ऐसे हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप डिप्रेशन में चले, और अगर आप फिजिकली और मेंटली बहुत अच्छे हो ना, मेंटली फिट हो, एकदम खुश हो, देखो इसकी स्माइल, हाँ हाँ क्या बात है, ठीक है, तो अगर आप पहले से ही खुश हो ना तो फिर ब्रेन भी उसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, तो हमने देखे 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हमने देखा अवर सोशल इन्वायरमेंट, एंड सेकंड पॉइंट में देखा लाइफस्टाइल, फर्स्ट पॉइंट में देखा अवर डाइटरी है, फोर्थ जो पॉइंट है उसमें आपको बता रखा है, जैसे मान लो दो पीपल है, ठीक है, एक काम कर रहा है ऐसी जगह पर जहां पर नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शोर शराबा है, ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज होती है, तो उससे आपको क्या है, आपके कान में ईयरिंग प्रॉब्लम आ सकती है, सुनने में दिक्कत आ सकती है, और भी तरह तरह की कान की बीमारियां हो सकती है अगर वहां पर नॉइज पोल्यूशन है तो, मतलब शोर शराबा बहुत ज्यादा है और वो भी काफी लंबे टाइम तक। सेकंड, ऐसा पीपल है जो कि माइंस में काम करता है, खदानों में काम करता है, तो खदानों में काम करने के लिए अंडरग्राउंड खदानें बनती है, अब वहां पर काम करने के लिए आपको अंदर जाना है, ऑब्वियसली बात है, तो वहां से क्या होता है, कुछ गैसेस रिलीज होती है जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो आपके सांस लेने वाला ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसे अफेक्ट कर, तो ये है आपका फोर्थ पॉइंट, द काइंड द वर्क दैट वी डू टू अर्न अवर लिविंग, मतलब ऐसा काम जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, खाने पीने के लिए जरूरी है, ये काम करेंगे तभी उनकी रोटी पानी चलती है, ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड हुई, नाउ वी मूव ऑन सेकंड स्लाइड, फिफ्थ पॉइंट, स्टेट ऑफ माइंड,
affect the neural system and endocrine system which in turn affect our immune system. ऐसा है कि अगर आप स्टेट ऑफ माइंड मतलब अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, ठीक है, आप बड़े परेशान से रहते हो, आप बड़े डिप्रेशन में रहते हो, आपको छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस आ जाता है, आप फालतू की बातों का स्ट्रेस लेते हो, तो इससे आपका न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही अफेक्ट होता है। आपका न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही अफेक्ट होते हैं। और अगर ये दोनों सिस्टम अफेक्ट हुए, खराब हुए, तो इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। और अगर इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है तो आपको कोई सी भी बीमारी आसानी से लग सकती है। कहते हैं ना, खुश रहो, क्या कहते हैं, खुश रहो। तो खुश रहोगे तो ना नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा, ना एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट होगा, ना ही आपको इम्यून सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप खुश रहोगे ना तो इनफेक्ट आपका इम्यून सिस्टम और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यार अगर आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है और वही प्रॉब्लम आपके साथ आ गई तो उसका तो हम कुछ नहीं, कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से आ रही है। नाउ सेवंथ इज आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर आप क्लीन एरिया पे रह रहे हो, होते ना कुछ लोग गंदगी में पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता साफ सफाई से, जो बिखरा हुआ है बिखरा हुआ है, जो फैल गया वो फैल गया, जो सड़ गया वो सड़ गया, जो जहाँ पे रखा 2 दिन बाद भी वहीं पे मिल रहा है, खाने वाली चीजें सड़ रही है। ये ज्यादातर बॉयज हॉस्टल में देखने को मिलता है, बॉयज के फ्लैट्स पे देखने को मिलता है। तो इस जगह पे अगर आप रहोगे तो वहां पर बैक्टीरिया डेवलप होगी, स्मेल्स डेवलप होगी, वो स्मेल्स आपको हार्म करेगी, बैक्टीरिया आपको हार्म करेगी। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट करना है, मतलब डिस्पोजल से कि आपको जो भी गार्बेज वगैरह है उसको प्रॉपर डिस्चार्ज करना है। ठीक है। आजकल तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल चल रहा है ना, तो उसी में आपको प्रॉपर आपका गार्बेज जो है फेंक। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट द हेल्थ बाय अफेक्टिंग द बाइंग कैपेसिटी। देखो, जितना ज्यादा आपके पास मनी है उतना ज्यादा आप आपके बॉडी पर लगा सकते हैं, डाइट ले सकते हैं। अब जिसके पास मनी ही नहीं है तो वो तो ये देखेगा कि मैं 2 टाइम की रोटी कैसे, ठीक है, वो कहाँ बादाम काजू की सोचेगा, वो कहाँ आलमंड की सोचेगा, वो कहीं नहीं सोचेगा। वो इतना सच सोचेगा कि अपने 2 वक्त की मैं रोटी कैसे, उसके पास कोई न्यूट्रिशन डाइट नहीं है, उसके पास कोई डाइट रिसोर्स नहीं है, कोई प्रोटीशनस डाइट नहीं है, ठीक है, कोई प्रोटीन पाउडर वो नहीं खा रहा, कोई जिम का वो नहीं कर रहा, तो सिर्फ अपने 2 टाइम की रोटी चलानी है, वो है इकोनॉमिक कंडीशन। ओके। तो ये 8 पॉइंट हमने देखे जिससे फैक्टर, या ऐसे फैक्टर है 8 जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डिजीज। सो व्हाट इज डिजीज? डेफिनेशन देखते हैं। A state when the functioning of one or more organ of the body is affected, resulting in altered physiological। देखो, यहाँ पर क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर 2 पर्सन है, एक पर्सन है, ठीक है, और इधर है दूसरा पर्सन। दूसरा पर्सन थोड़ा टेढ़ा नहीं दिख रहा, तो चलो इसको बीमारी कर। ये जो पहला पर्सन है इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, मतलब कोई भी डिजीज, डिजीज को मैं डीजेड लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कोई भी डिजीज नहीं है, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी डिजीज नहीं है मतलब इसके जितने भी ऑर्गन है, चाहे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारे नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी बीमारी नहीं। वहीं पे ये दूसरा बंदा जो है ये नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि मान लो इसमें किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, बैक्टीरिया सिक्रेट होता है ऐसा ही है, और इसने इसकी बॉडी में जाके अटैक कर, तो इसके लीवर का फंक्शन खराब होगा। अगर लीवर का फंक्शन खराब हुआ तो कहीं किडनी भी अफेक्ट होगी, और लीवर किडनी अफेक्ट हो रहे हैं तो ब्रेन भी। इस तरह से ऑर्गन बाय ऑर्गन अफेक्ट होते जाते हैं, या तो कोई एक सिंगल ऑर्गन अफेक्ट होता है या फिर मल्टीपल ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं बीमारी, ठीक है। तो फिर ये अगर अफेक्ट हो गए तो लीवर अगर खराब हो गया एक बार, या लीवर अगर कमजोर हो गया तो वो उसका नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। जैसे इधर एक हेल्थी इंडिविजुअल था ना इस साइड में, जो आपको साइड में नहीं दिखा रहे, ये जो साइड थी, ये वाली जो है हेल्थी वाली है, ठीक है, इसमें सारा लीवर वगैरह सब अच्छे से। और अगर इस स्लाइड की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, लीवर किडनी वगैरह अच्छे से काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, थोड़ा कमजोर पड़ गया है बैक्टीरिया के अटैक से। तो यहाँ पर लीवर ने अपना फिजियोलॉजिकल नहीं किया, और अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो सिम्टम्स आना शुरू, ठीक है। कई बार होता है ना लीवर
पीलिया हो जाता है, लोगों को पीले पीले पड़ जाते हैं नाखून आंखें सब, तो उसको हम कहते हैं कि यार लीवर में प्रॉब्लम आ गई, पीलिया हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस होती है तो फिर सिम्टम्स देखें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिजीज क्या होती है। मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में नहीं मिलता, फालतू का पार्टिकल, बैक्टीरिया, वो अगर हमें आके अटैक करे तो हमारी बॉडी की जो ऑर्गन है उनमें खराब, ठीक है, जिससे एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं वो, और हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये जो मैंने बोला, इससे परफेक्ट है। नाउ डिजीज जो है दो तरह से होती है, एक होता है इन्फेक्शियस, एक होता है नॉन infectious diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious. They are caused by pathogen, example common cold, malaria. देखो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाए, जैसे कोरोना, ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड। अभी मैं यहाँ पास में बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को हो रहा है कोल्ड बाहर, और मेरे पास में कोई भी बैठा है तो मैं ऐसे अच्छी करूंगा ना, अच्छी, तो मेरे जो ड्रॉपलेट निकले, ठीक है, ये ड्रॉपलेट हवा में है, अगर मैं हाथ से ऐसे नहीं करूंगा तो ये ड्रॉपलेट कहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे चीख दूंगा तो सीधा हवा में जाएंगे, और ये हवा जो एनवायरमेंट में जा रहे हैं, पास वाला उसी को सांस ले लेगा तो उसके अंदर भी वो चली जाएगा, उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो कॉमन कोल्ड बड़ा मतलब आसानी से फैल जाता है, कहता है ना जैसे बीमारी से दूर बैठो तो बैठो, मास्क लगाओ, क्यों लगाओ, यही तो कारण है। ठीक है, मास्क लगाओगे तो एयर ड्रॉपलेट बाहर निकलेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे तो दूसरा सांस लगेगा तो उसको नहीं होगी बात। और अगर मैंने ऐसे छींक दिया अच्छी, और मैं जाके किसी को हाथ मिला रहा हूँ और भाई कैसा है, तो ये थे ड्रॉपलेट्स, दूसरे से हाथ मिलाया, बेचारे केस पे चल गए, और उसने हाथ नहीं धोया, सीधा खाना खा लिया। तो इस तरह से इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शियस के बारे में फर्क बता रहा हूँ मैं। इन्फेक्शन आसानी से, नॉन इन्फेक्शियस जो फैलेगा, अब मान लो किसी को कैंसर हो रहा है, मैं ऐसे टच करूंगा थोड़ी ना मेरे को कैंसर हो जाएगा, और भाई कैंसर पेशेंट कैसा है, अब मुझे भी कैंसर कर, ऐसा तो होता नहीं है। किसी को डायबिटीज हो रही, अब डायबिटीज हो रही तो मैं उसको किस करूंगा, थोड़ी ना मेरे को डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज पेशेंट को किस नहीं करता, पर एग्जाम्पल था जो फ्लो फ्लो में लिख, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये एड्स जो है ये भी इन्फेक्शियस ही है, अगर आप सेफ्टी वगैरह नहीं लेते हो, प्रोटेक्शन वगैरह यूज नहीं करते, तो एड्स भी, तो एड्स कॉमन कोल्ड मलेरिया ये सब इन्फेक्शियस है। मलेरिया को तो इसी चैप्टर में अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, एड्स को भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, कैंसर को भी डिटेल में, डायबिटीज आप कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे, कॉलेज लेवल में हाई लेवल का डायबिटीज पढ़ोगे, डायबिटीज में भी दो टाइप होते हैं, बहुत अच्छे लेवल से आप पढ़ोगे, ठीक है। नाउ बात करें पैथोजन, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर में भी, आपसे पूछ सकते हैं कि पैथोजन क्या होता है। देखो जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, मान लो ये ह्यूमन, ठीक है, इस ह्यूमन बॉडी को हम क्या कह रहे हैं, होस्ट कह रहे हैं। और पैथोजन क्या होता है, पैथोजन वो होता है जो कि होस्ट को हार्म करे, नुकसान पहुंचाए। ओके, तो पैथोजन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज पहुंचाए होस्ट को, ठीक है, उसे हम कहेंगे पैथोजन। कि हार्म करे होस्ट को, डिजीज पहुंचाए होस्ट को, उसे हम कहेंगे पैथोजन। दे आर यूजली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पैथोजन क्या हो गया, नुकसान कौन पहुंचाता है, वेट ए मिनट, नुकसान कौन पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो पैथोजन कौन हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, दैट्स इट, ठीक है। ये सब बात यहाँ पर हो गई। अब देखो एक होता है टेस्ट, विडाल टेस्ट, ये टाइफाइड के लिए करते हैं, तो जब टाइफाइड पढ़ेंगे तब अच्छे से मैं बताऊँ, ठीक। तो इस स्लाइड में हमने देखा डिजीज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। डिजीज जो है कई तरह से होती है, जैसे इन्फेक्शियस जो कि आसानी से फैलता है, नॉन इन्फेक्शियस आसानी से ना फैले, जैसे डायबिटीज, पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हम करे हमारे, तो हमें हमारी होस्ट सेल को हमें हार्म करे, होस्ट को हार्म करे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। अब देखो यहाँ पर डिटेल में बता रखा है टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी, कभी कभी आपको नीट में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है, वायरल डिजीज। तो देखो मैंने यहाँ पे अलग से ही बता दिया कि हाँ बैक्टीरिया की डिजीज है टाइफाइड, निमोनिया, फिर है वायरस की डिजीज, इस तरह से। ठीक, चलो, तो सबसे पहले देखते हैं डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया, तो टाइफाइड फीवर, ठीक। टाइफाइड फीवर जो है वो बैक्टीरिया करता है, साल्मोनेला टाइफी।
साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो है टाइफाइड फीवर करता है। जैसे मान लो मैं हूँ एक इंसान हूँ, ठीक, अब मैंने कुछ गंदा खा लिया या कुछ गंदा पी लिया, ठीक है, गंदा पी लिया, बोतल रखी हुई है, तो मैंने कुछ गंदा खा लिया या कुछ गंदा पी लिया। अब मान लो उसमें साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है। इस नाम का साल्मोनेला टाइफी नाम का अगर बैक्टीरिया उस गंदे खाने या उस गंदे पानी में है, और अगर मैंने उसको गलती से खा लिया या पी लिया, मेरे बॉडी के अंदर चल गया साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ना तो मेरे मुंह में मरेगा, ना मेरे स्टमक के एससीएल में मरेगा, ये सबसे सरवाइव कर लेगा और मेरे चल जाएगा ब्लड, ठीक है। और फिर मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान किस तरह से? मुझे भूख नहीं लगने देगा, मुझे बहुत ज्यादा फीवर करेगा, मुझे बहुत ज्यादा थकान करेगा, मुझे एब्डोमिनल पेन करेगा, ठीक है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन करेगा, मुझे चक्कर लाएगा। तो ये सब सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं टाइफाइड में, ठीक है। तो टाइफाइड करता कौन है? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। तो देखो यहाँ पे मैंने सब आपको अच्छे से बता रखा है। तो डिजीज की बात करूं तो टाइफाइड फीवर है, डिजीज का नाम टाइफाइड है, बीमारी का नाम। कौन सा बैक्टीरिया करता है ये बीमारी? साल्मोनेला टाइफी करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मतलब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर कैसे आता है? तो कंटामिनेटेड मतलब खराब फूड और पानी, मैं बोला ना गंदा खाना गंदा पानी से। सिम्टम क्या क्या है? बहुत तेज बुखार आएगा, पेट में दर्द, कमजोरी, कब्ज, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख ना लगे, भूख नहीं लगती। इन केस ऑफ केसेस सीवियर केसेस, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। अगर आपको एक सच बात बताऊं तो मुझे पिछले 5 साल से टाइफाइड, ठीक है, और अगर टाइफाइड का एक हाई लेवल हो जाए तो डेथ हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन में कोज डेथ। अब आप बोलोगे सर आपको 5 साल से लगातार टाइफाइड हो रहा है, ऐसा क्यों? फिर टाइफाइड का ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर टाइफाइड वापस क्यों आता है? तो आपके लीवर में कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं एक्टिव फॉर्म में, तो वो वापस एक्टिव हो जाते हैं। किसी के 6 महीने में हो जाते हैं, किसी के 2 महीने में हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज निमोनिया। निमोनिया करता है, कौन सा बैक्टीरिया करता है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो बैक्टीरिया मिलके करते हैं निमोनिया। स्टेप्टोकोकस निमोनिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दैट टू बैक्टीरिया कोज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? शेयरिंग ऑफ ग्लासेस, यूटेंसिल, इनहेलिंग ड्रॉपलेट। देखो जैसे मैंने किसी को ग्लास दिया, ऐसे मैंने छींक दिया ठीक है, और मैंने उसी हाथ से किसी को ग्लास पकड़ा, कोई भी बर्तन पकड़ा है मैंने उसी हाथ से पकड़ा, कैसे खा लिया। मैं बता दूं ना अभी छींक वाला एग्जांपल, वही सब है। तो निमोनिया क्या है? तो निमोनिया में हमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे बता। तो निमोनिया के सिम्टम्स है एल्विलाई ऑफ लंग गेट इन्फेक्टेड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। हमारी जो एल्विलाई है, जो कुपी का होती है यहाँ पर, जो एल्विलाई है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, बाहर आता है, ठंड भी लगती है, कफ भी बनता है, सर भी दर्द होता है, और हमारे लिप्स और नेल्स, लिप्स और नेल्स ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर काफी ज्यादा सीरियस निमोनिया, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हमने देखी। तो देखा टाइफाइड फीवर जो कि करता है, फिर देखा निमोनिया जो कि करता है, फिर हमने इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखी कि हाँ किस तरह से जा रहा है पूरा वाटर, फिर जा रहा है शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल, ग्लास, शेयरिंग ड्रॉपलेट, और इसमें हम देखिए उसके। Now we move on viral disease caused by viruses. Now first disease is common cold. Common cold, it is caused by virus rhinovirus. Virus rhinovirus या बोल लो rhinovirus. Rhinovirus cause common. Now mode of transmission air. मैंने बोला कॉमन कोल्ड कैसे फैलेगा? एयर से। पास वाले ने छींका, उस हाथ से मैंने किसी को दे दी, तो वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या है? इंफेक्शन ऑफ नोज, नाक लाल हो जाती छींक के, बहुत नाक में प्रॉब्लम आ गई होता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ गई। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी निमोनिया में? आप देखो
ये मैं आपको दिख रहा था, एल्विलाई में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर एल्विलाई को छोड़ के सब में प्रॉब्लम आ रही है, नाक में आ रही है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ रही है, नाक जाम हो गई, नाक बंद हो गई, उसको बोलते हैं नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। नाक में से पानी आ रहा है बहुत तेज, ऐसा अरे सब नाक बहुत जाम हो गई, परेशान हूँ, ठीक है। होर्सनेस, आवाज वावाज सब खत्म, भारी गला होता है ना, आ गया रहा है आवाज ऐसा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सबको होता है, सबको आइडिया है कि नाक जाम हो गई, पानी निकल रहा है नाक में से, आवाज जाम हो गई, गला बैठ गया बोलते हैं, ठीक है। सर दर्द हो रहा है, थकान आ रही है, ये सब कॉमन रहता है, आप सभी जानते हो, कॉमन कोल्ड हुआ है सब, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। देखो मलेरिया को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटोजोआ करता है, और दूसरा है अमीबियोसिस, ये भी प्रोटोजोआ करता है। तो कौन कौन से प्रोटोजोआ करते हैं वो देख लेते हैं अपन। पहला है मलेरिया, तो मलेरिया जो है, मलेरिया करता है फीमेल मॉस्किटो, महिला मच्छर क्या बोलोगे, महिला मच्छर, ओके। तो फीमेल मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया करता है। फीमेल मॉस्किटो कौन सा, एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स, ओके। अब आप बोलोगे सर मेल मॉस्किटो क्यों नहीं करते मलेरिया, देखो ध्यान से सुनना, इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। पहला मैं मजाक में बता देता हूँ, दूसरा मैं सीरियस। पहला मजाक में ऐसे याद रख लो कि महिला खून चूसती, फीमेल मॉस्किटो ही खून चूसेगी हमारा, मलेरिया करने के लिए मच्छर को आके बैठना पड़ेगा, खून लेना पड़ेगा, तो फ्लू हो गया, हैंस फ्लू की महिलाएं खून चूसती, यहीं से वो डायलॉग निकला होगा शायद, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो आएगी, बैठेगी, खून लेगी, अपना सलाइवा हमें देके जाएगी और अपना मलेरिया, ठीक है। अब दूसरा सीरियस रीजन सुनो क्या होता है, कहानी क्या है कि फीमेल मॉस्किटो ही क्यों बाइट करती है, मेल मॉस्किटो क्यों बाइट नहीं करता, ध्यान से सुनना। फीमेल मॉस्किटो को अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरी करनी, अपने न्यूट्रिशन को पूरा करना। अब इंसान का खून जो है काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इससे अच्छा न्यूट्रिएंट का सोर्स कुछ भी नहीं है। तो फीमेल मॉस्किटो आती है और हमारा खून ले जाती है और अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरी करती है। वहीं अगर मेल की बात करूं तो मेल जो है ये फ्लावर्स पे जो रहते हैं वहीं पे मिलते हैं, उन्हीं का फूल का रस वगैरह लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरी नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया पहले तो मलेरिया के बारे में बात की, फीमेल मॉस्किटो ही क्यों बाइट करती है। अब कौन कौन से मलेरिया होते हैं, देखो कौन कौन से प्रोटोजोआ करते हैं। तो प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम पी वाइवेक्स, पी फेल्सिफेरम, पी मलेरिया, ये सब पी। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस किस तरह से हो रहा है, तो फीमेल एनाफिल मॉस्किटो में आपको बता दिया। सिम्टम्स क्या है, मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठंड लग के बुखार आती है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। चिल मतलब ठंड लगना, हाई फीवर मतलब बुखार आना, ठीक है। और ये जो ठंडक पहुंचती है ये क्यों पहुंचती है, क्योंकि हमारी आरबीसी को, ये जो हमारी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये जो है रप्चर हो जाती है, फट जाती है, क्यों कि यहाँ पर जो है मलेरिया हो गया है इस पेशेंट को, तो आरबीसी जो है रप्चर हो जाती है, और ये रप्चर आरबीसी निकालती है हीमोजोइन, ये आरबीसी अब फट गई है, फट के निकालती है हीमोजोइन, हीमोजोइन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें ठंड लगती है काफी ज्यादा, चिल, ठीक है, काफी ज्यादा ठंड लगती है। तो ये कहानी हुई मलेरिया की। अब ऐसा ध्यान रखना कि मलेरिया को 2 इंसान चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, क्योंकि देखो जैसे किसी मलेरिया वाले मच्छर ने मेरे को बाइट किया, ठीक है, अब मेरे को मलेरिया हो गया, ठीक। अब कोई नॉर्मल मॉस्किटो आया, उसने मेरे को बाइट किया, मेरे ब्लड में क्या था, मलेरिया वगैरह था, उसने बाइट किया नॉर्मल मच्छर ने, अब वो भी मलेरिया वाला हो गया, ऐसा चलता है। मलेरिया तो भैया बहुत फैलता है, जैसा डेंगू फैल रहा था अपना। नाउ नेक्स्ट इज अमीबियोसिस, अमीबियोसिस बोल लो या अमीबिक डिसेंट्री बोल लो, ये करता है एंटामीबा कोलिटिका। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, जो हमारे घर में मक्खी होती है, ये जो है कैरियर होती है। जैसे मान लो किसी पेशेंट को, पेशेंट है, बाकी सब क्लियर कर देता
ये कोई जो हमारे पास पेशेंट है, ठीक है, वापस मार करो। इस पेशेंट को क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये पेशेंट जो है, मान लो कि अमीबियोसिस हो गया, इसको का शिकार है ये पेशेंट, ठीक है, और इसको है कॉन्स्टिपेशन, को जाना है हल्का होने, हम बोलते हैं हल्का होने, क्योंकि गांव वाली कहानी सुना रहा हूँ इसलिए गांव वाले वर्ड। अब इसके घर में शौचालय नहीं है, ठीक है, कह के थक गया मोदी, ठीक है। अब ये जा रहा है खुले मैदान में, खुले में, वहां पर इसने क्या करा, फीकल मैटर का डिस्चार्ज किया, ठीक है, फीकल मैटर का डिस्चार्ज किया, ये मान लो इसने खुले मैदान के घर में, इसके वॉशरूम वगैरह नहीं। अब यहाँ पे कोई मक्खी जा रही थी तरह से, और ये मक्खी को दिखा कि अरे वाह फीकल डिस्चार्ज, मक्खी बैठ जाती है फीकल डिस्चार्ज पे, ठीक है। तो जैसे ही मक्खी बैठी, मक्खी के यहाँ पर हाथ पाँव पे क्या लग गया, फीकल डिस्चार्ज लग गया। अब ये मक्खी उड़ के इस पे बैठ के हमारे घर वगैरह में आई, कुछ खाना खुला पड़ा है, ठीक है, उस खाने पे आके ये बैठ गई। तो इसने क्या करा, फीकल डिस्चार्ज जो इसके हाथ पाँव पे लग रहा था, उसने खाने पे लगा। और फीकल डिस्चार्ज में क्या था एंटामीबाइस्टोलाइटी का था, ये बैक्टीरिया था। ये बैक्टीरिया जो है फीकल डिस्चार्ज में निकला है, डिस्चार्ज वाले बैक्टीरिया फूड पे लगा। अब ये फूड हम घर बैठे खा रहे हैं, और हमें तो ये पता नहीं किसका भी खाना है, इसलिए खुला नहीं रखना। ये एक कॉमन में बता। तो इसकी वजह से आपको होगा क्या क्या, अगर आपने ये वाला खाना खा लिया, शरीर आपको बहुत मरोड़े उठेंगे, कितना मरोड़े उठ रहे, क्रैम्प्स हो रहे, टूल्स, ठीक है, एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। हाइजीनिक रहना चाहिए, इसीलिए कहते हैं बी हाइजीन। नाउ डिजीज कोज बाय वर्म। तो देखो वर्म की डिजीज है एस्केरेसिस, हम कहते हैं कॉमन राउंड वर्म, ठीक है, एस्केरेसिस को यहाँ लिखा नहीं है, मैं कहता हूँ कॉमन राउंड, पूछते हैं कि कॉमन राउंड कौन करता है एस्केरिस। देखो डिजीज का नाम है एस्केरेसिस, करता कौन है, एस्केरिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीकर ओरल ट्रांसमिशन, वही वाला जो भी मैंने बताया सेम है। नाउ फीवर आता है इसमें, एनीमिया हो जाता है इसमें, मसल में पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, इंटेस्टाइन, कई तरह के सिम्टम। बुखार तो कॉमन ही है, बुखार, थकान, सर दर्द, ये सब कॉमन है। नाउ सेकंड इज एलिफेंटियासिस, हाथी जैसा पाँव हो जाना, ठीक है, तरह से पाँव का साइज बहुत बढ़ जाता है, हाथी जैसा पाँव हो जाता है। आपको एनसीईआरटी में अलग से डायग्राम भी देना है यहाँ पे, उसका पाँव इस तरह से हो गया, काफी लंबा चौड़ा, ठीक है। ये कौन करता है, डब्ल्यू बेंक्रोफ्टाई या डब्ल्यू मेल, ये दोनों मिलके जो है ये पैथोजन जो है करता है, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के काटने से, ये एशिया नहीं है देखने की, आप टेंशन, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जेनाइटल ऑर्गन जैसे पेनिस वगैरह में प्रॉब्लम आ गई तो आप आ सकती है। तो बहुत रीजन है, तो ध्यान रखना, मच्छरों से मत कटवाओ, कटवाना है तो नहीं, ये नहीं कह रहा गाँव से कटवाओ, मच्छरों से भी मत कटवाओ, कहते हैं ना, ज्यादा नहीं बोलते हैं, हिला कर देखिए, हिला के सपोर्ट में बोलना चाहिए हमें। चलो डिजीज कोज बाय, अगर फंजाई की मैं बात करूं तो देखिए आग धब्बे है, इसके हाथ है, इसके पाँव है, ठीक है, वगैरह खा गया हमें अब इस डिजीज पेशेंट में रिंगवर्म मतलब हाथ धब्बे ये कहाँ हो सकते हैं, एक तो इसके आर्म पिट्स, ये हाथ के नीचे आर्म पिट्स पाँव पे हो सकते हैं, एक इसके यहाँ पर नेक पर हो सकते हैं, यहाँ पे ही क्यों, तो यहाँ पर हो सकते हैं रिंगवर्म, हाथ धब्बे यहाँ, एक आपके इस जगह हो सकता है, पाँव में भी इसी जगह हो सकता है नीचे, एक आपके जेनाइटल रीजन में हो सकता है, इसके राइट साइड, राइट साइड, और भी पेल्विक गिर्डल पे हो सकता है। तो यहाँ पे ही क्यों, ये कुछ सिलेक्टेड एरिया पे ही क्यों, यहाँ पर पसीना बहुत ज्यादा, यहाँ पर देखो हल्का हल्का स्वेट रहता है। तो जो पंजाई होती है ना, ये रिंगवॉर्म, ये पंजाई माइक्रोफाइटो, ये पंजाई वहीं ग्रो करती है जहाँ पर मॉइस्चर हीट हो, और यहाँ पर मॉइस्चर हीट हो,
यहाँ पर हमारे गोनाडल एरिया में मॉइस्चर हीट होता है, ठीक है, तो वहां पर देखने को मिलती है। तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा ही होगा दांत धब्बे का फोटो, तो ड्राई स्किली लेसन होता है, दांत धब्बे हो जाते हैं, अगर उन पे नाखून लगाओ तो वो लाल हो जाते हैं और रातों रात वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा भी है, प्लीज हीट एंड मॉइस्चर, उसके साथ ये और बढ़ते, ठीक है। तो ये कैसे हमें हो रहा है, या तो हम किसी का टॉवेल यूज कर रहे हैं, किसी का कंघा यूज कर रहे हैं, यूज कर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ रहे हैं किसी सॉइल में, मिट्टी जाके हमें भी नुकसान हो सकता है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया की लाइफ साइकिल है, तो उसको ध्यान से देख लेना, 5 नंबर में फिक्स आ, ये तो इंपॉर्टेंट है, वो 5 नंबर में फिक्स आपको। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अच्छा खासा खेल रहा है बेचारा, इसको कोई याद नहीं है। अब इस ह्यूमन बीइंग को आके महिला मच्छर, फीमेल मॉस्किटो एक खून चूसती है, तो यहाँ पे वो प्रूव भी हो गया, फीमेल मॉस्किटो आई और बाइट कर। अब जैसे ही बाइट किया, इस फीमेल मॉस्किटो ने के अंदर, इस ह्यूमन बीइंग के अंदर छोड़ दिया स्पोरोजोइड, क्या छोड़ दिया, द इन्फेक्शन फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम व्हिच एंटर द ह्यूमन बॉडी, बाइट ऑफ ह्यूमन। स्पोरोजोइड क्या होता है, एक इन्फेक्शन फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम, जब महिला मच्छर हमें आके काटती है तो वो छोड़ जाती है हमारी बॉडी में स्पोरोजोइड, ठीक है। और ये जो पैरासाइट है ये मल्टीप्लाई होता है लीवर, ठीक है, लीवर की सेल में गया ये स्पोरोजोइड और वहां मल्टीप्लाई हो रहा है अच्छे। अटैक ऑफ द आरबीसी पैरासाइट इन कोजिंग द रप्चर और आरबीसी। अब लीवर की सेल में जैसे ही इसने अपना नंबर बढ़ाया, ये लीवर की सेल से निकला और आरबीसी के पास गया और आरबीसी को भी फाड़ दिया। सबसे पहले हुआ क्या, हम खड़े थे, कोई भी महिला मच्छर आके हमें बाइट कर, और वो हमारी बॉडी, ये स्पोरोजोइड मेरे ब्लड के थ्रू होता हुआ मेरे लीवर के पास गया, और लीवर में इसने क्या करा, लीवर में अपना नंबर बढ़ाया और लीवर से निकल के फिर गया आरबीसी के, आरबीसी कर दिया। और जैसे ही आरबीसी फटेगी, आरबीसी रिलीज करेगी हीमोजोइन, और जैसे ही हीमोजोइन रिलीज हुआ, अब हमें ठंड लगना शुरू, ठीक है, बुखार आना शुरू। ये होगी पहली कंडीशन। अब मेरी बॉडी में क्या है, अब मेरी बॉडी में है हीमो, ठीक है। अब कोई अगर नॉर्मल मच्छर आया तो ट्रांसफर ऑफ पैरासाइट इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल एनाफिल, तो इन्फेक्टेड पर्सन इज बाइटन मॉस्किटो। अब मेरे को हो चुका है, इस पेशेंट को हो चुका है मलेरिया, ठीक है। अब कोई नॉर्मल फीमेल मच्छर आया, बेचारा कोई नॉर्मल आया और उसने इस मलेरिया पेशेंट को काट लिया, तो उसकी बॉडी में, मच्छर की बॉडी में भी क्या हो जाएगा, मलेरिया के स्पोरोफाइट्स वगैरह आ जाएंगे, और ये किसी और को काटेगा तो फिर उसको भी स्पोरोफाइट होगा। इस तरह से मलेरिया फैलता रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिल रिपीट, चलती रहती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है डायग्राम से, देखो काफी जोरदार डायग्राम बना रखा है। तो लीवर में डिवाइड कर रहे हैं, आरबीसी कर रहे हैं, ये हमारी आरबीसी साइड, ठीक है। ये फीमेल एनाफिल मॉस्किटो गेमेट में आ रही है हमारे ब्लड से, इस तरह से साइकिल चलती है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको मैंने सिंपल फॉर्म में बता दी, वही बता दी, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है ना, इसको ये सब कुछ भी याद नहीं, तो बस एक डायग्राम था। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम कैसे बच सकते हैं, तो देखो सबसे पहला है मेंटेन ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, साफ सफाई रखो। दूसरा है आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, सबसे अलग हो जाओ, सबसे शांति में शांत रहो। थर्ड एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया इन देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, मच्छरों के ब्रीडिंग प्लेसेस से दूर रहो, मतलब कहीं भी पानी इकट्ठा होता है तो पानी इकट्ठा ना होने दो, अगर इकट्ठा है पानी तो ढक के रखो, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेक्टर, वेक्टर वही जो भी फैलाव के कारण है। वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगा के रखो। एंटीबायोटिक्स टाइम से लो आप, तो ये सारे जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स है। नाउ वी मूव ऑन इम्यूनिटी, ठीक। तो व्हाट इज इम्यूनिटी, एनीवन? इम्यूनिटी को अगर मैं अच्छे से डिफाइन करूँ तो ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये दूसरा पर्सन। अब इस पर्सन को हो गई बीमारी, मान लो दो बैक्टीरिया थे, दोनों सेम थे, एक ने इस पे अटैक किया, एक ने इस पे अटैक किया,
पर इस ये जो पेशेंट है ये बीमार हो गया और ये जो पर्सन था ये नॉर्मल रह गया। तो ऐसा क्यों कि दोनों को सेम बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, फिर भी एक जो है बीमार हुआ, दूसरा बीमार नहीं हुआ, या दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे वाले की इम्यूनिटी काफी अच्छी थी। इम्यूनिटी मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी बॉडी की, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, यही डेफिनेशन, हमारी बॉडी की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी एबिलिटी है, हमारी ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी, हम होस्ट की एबिलिटी कि हम कितना ज्यादा लड़ सकते हैं डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब पैथोजन से, मतलब फॉरेन पार्टिकल से, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से। ठीक है, ये इम्यूनिटी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system is called immunity। अब इम्यूनिटी दो तरह से होती है, एक होती है इननेट, एक होती है एक्वायर्ड। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इननेट इम्यूनिटी होती है ये प्रेजेंट बाय बर्थ, बर्थ से आती है, माँ की थ्रू, हम यूट्रस में अटैच रहते हैं प्लेसेंटा से, वहां से जो हमारे अंदर इम्यूनिटी आती है वो होती है इननेट इम्यूनिटी। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी आती है वो है एक्वायर्ड, और विद बर्थ जो इम्यूनिटी आती है वो है इननेट इम्यूनिटी। नाउ देखो, innate immunity is a non-specific type of immunity in an individual that is present at the time of birth। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि स्पेसिफिक टाइप ही है क्योंकि प्रेजेंट बाय बर्थ है। ठीक है, इट वर्क प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजन थ्रू वेरियस बैरियर। अब वेरियस बैरियर है जैसे स्किन वगैरह है, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन का कवर है। ठीक है, अगर ये स्किन अगर मैं हटा दूं, सिनेप्टिक कट लग जाएगा और खून सामने आ जाएगा। तो ये स्किन जो है हमें कितने बैक्टीरिया से बचाती है, आप सोच लो, आप कहीं धूल में जाते हो, बाइक चला फुल स्पीड, धूल लग रही है तो किसको लग रही है, हमारी स्किन को लग रही है, बॉडी में तो नहीं जा रही ना, में जा रही है। रेस्पिरेटरी प्रेशर से मुंह खोल के हाँ करके अगर चलाओगे तो ऐसे चल जाएगी, पर तब बॉडी के अंदर तो नहीं जा रही ना। ये रेस्पिरेटरी प्रेशर भी हमारे कई तरह की म्यूकस वगैरह है जो कि प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो स्किन जो है काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप नहा नहीं रहे हो तो क्रिया कहाँ पे लग रहा है, स्किन पे लग रहा है, नहीं जा रहे खून। ठीक है, तो ये जो है बैरियर है, स्किन जो है सबसे बड़ा बैरियर है बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन, हम अगर किसी, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होता है हमारी बॉडी का, स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ओके, ये बात ध्यान रखना। नाउ देखो, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बैरियर बाय व्हिच द बॉडी प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। तो यहाँ पे बोल रखा है कि बहुत तरह के बैरियर होते हैं। नाउ इननेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप ऑफ बैरियर। अगर मैं बात करूँ इननेट इम्यूनिटी की तो यहाँ पे चार तरह के बैरियर हमें हमारी माँ से मिले। देखिए बोलते हैं ना, तो हमारी माँ से क्या मिला है, हमें हमारी माँ से चार तरह के बैरियर मिले हैं। कौन से सुन, फर्स्ट है फिजिकल बैरियर जिसके अंदर आता है स्किन, म्यूकस। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये जो म्यूकस होता है ना, चिपचिपा पार्टिकल होता है, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, हमारे जीआईटी में, हर जगह म्यूकस होता है, और ये म्यूकस क्या करता है, बैक्टीरिया को भी ट्रैप कर लेता है। स्किन का मैंने आपको बता दिया, ये सब क्या हुआ फिजिकल। नाउ सेकंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि हमारे पेट में जो HCl है, ठीक है, सलाइवा है हमारे माउथ में, मैंने बोला आधे बैक्टीरिया तो मुंह में पड़ जाएंगे, आधे बैक्टीरिया, और अगर कोई आंख में चल जाता है तो आंख में जो आंसू है उस फॉर्म में निकल, ठीक है। नाउ थर्ड इज सेलुलर बैरियर। हमारी बॉडी में कई तरह की सेल होती है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब डब्ल्यूबीसी की टाइप है। ठीक है, और ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, या तो फेगोसाइट कर लेती है, मतलब बैक्टीरिया को खा जाती है, या बैक्टीरिया को किल कर देती है। अगर बैक्टीरिया गलती से हमारी बॉडी में आ जाए तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, या तो बैक्टीरिया आ जाती है या बैक्टीरिया किल कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया सेलुलर, नाम से पता लग रहा है सेल वाला पेज है, ये जो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है उसका पेज है। ये सब हमारी हमें वहां से मिला। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ साइटोकाइन बैरियर। सेल विद इन्फेक्टेड वायरस सेक्रेट ए खान। ध्यान से सुनो, चलो अभी जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, अब इस सेल पे कोई वायरस आके अटैक कर हमारी बॉडी की, वायरस या किसी बैक्टीरिया ने आके अफेक्ट कर दिया,
और इस सेल को खराब कर देती है। ठीक है, अब ये सेल जो है एक प्रोटीन निकालती है और उस प्रोटीन को हम कहते हैं टीआईपी, ट्रांसलेशन प्रोटीन। और ये प्रोटीन आप बस इतना याद रखो कि जो सेल खराब हो चुकी है हमारी बॉडी की, बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है, वो सेल एक प्रोटीन निकालती है और ये प्रोटीन जाता है पास वाली सेल में। ठीक है, पास वाली सेल के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई फटाफट भाग जाओ या फटाफट अपनी सुरक्षा लो, क्योंकि जो पास वाली सेल है, मैं जो हूँ वो खराब हो चुकी हूँ और मैंने एक प्रोटीन निकाला है खराब होके। ये प्रोटीन मैंने इसलिए निकाला है कि पास वाली सेल को मैं बता दूं कि वायरस का अटैक हो चुका है, आप पहले से तैयारी रखो। ठीक है, तो इस प्रोटीन को इसलिए कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये सारी इननेट इम्यूनिटी हमने जो देखी, आई होप आपको क्लियर होगी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन, सब इजी थी। Now we move on acquired immunity. What is acquired immunity? This type of immunity is pathogen specific and characterized by memory. तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं गया था मेरे एक दोस्त के साथ होटल में। ठीक है, मैंने वहाँ खाना वगैरह खाया। अब मैंने सोचा यार कॉन्ट्रो करेंगे, दोनों ने पेट भर के खाना खाया। अच्छा होटल था, 7,000 का बिल बिठा दिया, इतना खाया और पैक भी करा लिया। अब उसके बाद मैंने सोचा दोनों मिलके पैक कर देंगे। ठीक है, पर उसने बोला कि नहीं यार मैं पैसे नहीं लेके आया, पे आप करो। मैंने पे कर दिया और उसने मेरे को बोला कि जो भी है मैं बाद में दे दूंगा, मैंने पे कर दिया फिर। ठीक है, अब वो बात कभी आता नहीं है, आप भी जानते हो, पेमेंट नहीं जब पैसे। तो दूसरी बार मेरे उस दोस्त ने वापस मेरे को कॉल लगाया कि चल भाई वापस 5 स्टार खाने में चलते हैं और खा के आते हैं। तो मेरे माइंड में क्या है कि हाँ इसने पिछली बार की पैसे भी छोटा है, मैं इस बार नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये मेमोरी मेरे को आ गई कि हाँ यार पिछली बार का पैसा इसने लिखा तो मैं डबल नहीं जा रहा, ये मेरे को याद आ गया। वैसे ही वैसे ही अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, अब इस ह्यूमन बॉडी में कोई बैक्टीरिया आके हमें बहुत नुकसान पहुंचाए, बहुत नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब हमारी बॉडी बेचारी भोली वाली, पहली बार कोई बैक्टीरिया आया, उसने सोचा कि हाँ ठीक है मर जाएगा, मर नहीं पाया, वो हमारे ब्लड में पहुंच गया, में पहुंच गया, हमें नुकसान पहुंचाया। हमने फिर एंटीबायोटिक ली, डॉक्टर से कंसल्ट और जैसे तैसे उस बैक्टीरिया को खत्म किया। ठीक है, तो हमारी बॉडी का काफी भारी नुकसान कर गया। अब अगर 2 महीने बाद मैं अच्छे से घूम रहा हूँ, ठीक है, अच्छा इस दौरान पहले इस केस को सुनो, 2 महीने बाद वापस बात, पहले इस केस को सुनो कि मैं नॉर्मल खड़ा था, मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये बैक्टीरिया कैसा है, किस टाइप का है, मुझे पार्ट लगा, बहुत बीमार कर दी। तो जब मेरे को डॉक्टर ने कंसल्ट किया, जो मैंने एंटीबायोटिक्स, मेरी बॉडी की कुछ सेल भी है, जब एंटीबॉडी बनाई, क्या बनाई, एंटीबॉडी। ये वर्ड आप क्लियर कर लो। अगर कोई बैक्टीरिया हमें हार्म करने आता है तो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर कोई बैक्टीरिया मेरे को मारना है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। हम टेबलेट ले रहे हैं, वो भी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी उसके खिलाफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई पहली, ये है पार्ट 1। बजाओ कहानी का पार्ट 2। 2 महीने बाद की बात है, वो बैक्टीरिया डबल मेरे को मिला और मेरी बॉडी में आने की कोशिश, आ भी गया, वो मेरी बॉडी में आ भी गया। पर इस बार क्या है, मेरी बॉडी को पता है कि ये हरामी बैक्टीरिया, मेरी बॉडी में एंटीबॉडी तैयार है, बंदूकें वगैरह सब लोड है कि जैसे ही वो वाला बैक्टीरिया दिखा, इस बार तो हम सब तैयार है ना। ये जो दुश्मन लोग है ये हमें पीछे से घुस के वार करते हैं। ठीक है, फिर हम तैयार रहते हैं क्योंकि हमें पीछे से घुस के वार किया तो हमें पता नहीं रहता, हम लड़ते हैं पर हमें पता नहीं रहता क्योंकि साले गद्दार पीछे से वार करते हैं। पर अगर वो दूसरी बार आए तो हमें पता है कि ये इस तरफ से भी आ सकते हैं और हम जो है तैयार रहते हैं, बंदूकें बंदूकें लोड करके हुआ तो हेडशॉट मारूंगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी तैयार करके रखती है, हमारे ब्लड में जो है पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी में। तो ये जो पहला केस था इसमें तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आया था जो कि स्लो था, काफी स्लो था। पर अगर वही बैक्टीरिया दूसरी बार आ गया तो अब आएगा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो कि फास्ट होता है। इसको हम बोलते हैं एनामेस्टिक रेस्पॉन्स, मतलब मेमोरी वाला रेस्पॉन्स। वही बैक्टीरिया का डबल आ गया तो हमारे ब्लड में एंटीबॉडी है, जैसे ही आया धर 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 धर, इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे, पहले छोड़ देंगे। ठीक है, वापस आ जाता हूँ मैं लेक्चर में। ये आपको समझाने का था कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून, प्राइमरी स्लो होता है, सेकेंडरी फास्ट होता है। प्राइमरी जो है आसानी से हमें नुकसान पहुंचाता है बैक्टीरिया, सेकेंडरी में नहीं
जा सकता है। मेमोरी है हमारे पास कि हाँ वो बैक्टीरिया क्या आया था, और सेकेंडरी के केस में हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडीज है। समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। देखो कंटिन्यू करते हैं अपन। नाउ हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम देखेंगे दो तरह से। यहाँ पर जो है आपको सेल देखने को मिलता है, ये आपको मैंने बताया, देखो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी। अभी आगे बात करेंगे इसकी, ये चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने आपको कितना सही से बता रखा है। एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम, ये बहुत सही एग्जांपल है, इसको मैं आपको बहुत अच्छा, बहुत ही सही, ठीक है। तो देखो अब दो तरह से इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो पैसिव, वेट अ मिनट, तो हम देखने वाले थे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ, हालांकि मैं ये जीआईएफ को ही देख रहा हूँ कितना। चलो, तो मान लो कोई जंगल में गया घूमने, ठीक है, और वहां पर सांप निकला। सांप निकला मस्त है ऐसा। अब मेरे को तो ध्यान नहीं है, मैं ही क्यों जाऊं, चलो मैं खुद को नहीं लेता, कोई गया, ठीक है, जो आप जिससे आपको भी, वही गया जंगल में घूमने। अब वो घूमने गया और पीछे से सांप आके बस, ठीक है। अब सांप ने क्या करा, बाइट कर लिया। अब पहली बात तो 90% सांप जो है जहरीले नहीं, पर हमारी पड़ जाती है सांप को देख। दूसरी बात, अगर वो कल को जहरीला निकल गया तो अगर जैसे सांप ने बाइट किया, ठीक है, बाइट करते क्या हुआ, हमारी बॉडी में जहर फैलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इंतजार करेंगे, कोई बात नहीं हमारी बॉडी में जहर फैल रहा है, कोई बात नहीं हमारी बॉडी है अच्छी खासी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी, जब तक बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी आप ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, सर इसको सांप ने काटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए उस टाइम एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इन द सेंस, हमें इंजेक्शन लगाओ, हमें बोतलें लगाओ, हमें मतलब नहीं, हमें फटाफट इम्यूनिटी प्रोवाइड करो। देखो यहाँ पर जो है, हम जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट्स इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, फटाफट फटाफट, इधर देखो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो फटाफट फटाफट हम एक्टिव कर रहे हैं कि फटाफट एक्टिव हो जाए भाई, तो ऊपर पहुंच जाए। अब एक हो गया नॉर्मल सा बुखार, एक तो ये केस हो गया जिसमें हम एक्टिव इम्यूनिटी दे रहे हैं, एक हो गया हमें नॉर्मल सा बुखार। अब नॉर्मल सा बुखार है तो इसके लिए तो ऐसा नहीं है कि फटाफट डॉक्टर के पास भागे एम्बुलेंस बुला के, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। नॉर्मल सा बुखार है, हम तो इग्नोर भी कर देते हैं, हाँ हमारी इम्यूनिटी है कर लेगी, तो वो वाकई में कर भी लेती है, ठीक है। उस टाइम आपको ना कोई मेडिकेशन की नीड होती है कभी कभी, ना किसी चीज, हमारी जो पैसिव इम्यूनिटी है ना, वो खुद ही काम कर लेती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब बात करें एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। तो देखो ये है एंटीबॉडी, ध्यान से देखना, ये आपको 5 नंबर में पूछी जाती है और काफी इंपॉर्टेंट। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो तो हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है। लाइट मतलब हल्की, हैवी मतलब भारी, ठीक है। तो H2L2 से हम लिखते हैं, देखो each antibody has two light chain and two heavy chain। तो दो हैवी को हम क्या लिखेंगे, H2, दो लाइट को हम क्या लिखेंगे, L2। तो एंटीबॉडी को हम बोलते हैं H2L2। ओके, अब आपको बनानी किस तरह से, इस तरह से बनानी है, देखो किस तरह से बना, हाँ इसको मत करना, इस तरह से आपको बतानी है। अब ये जो नीचे वाली चेन है ये है लाइट चेन, समझिए ये है लाइट चेन, और ये जो दो चेन है ये है हैवी चेन। ये जो आ रही है ये वाली, ये हैवी है, ये जो बाहर निकल रही है ये है लाइट। तो जो ऊपर की ये साइट है, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर आके एंटीजन जो है बाइंड होता है, ओके। ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पर आके एंटीजन बाइंड होगा, ये है एंटीजन, ये यहाँ पर आके बाइंड होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और जैसे ही एंटीजन यहाँ पे बाइंड होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। देखो ध्यान से सुनना, एक रिएक्शन होती है एंटीजन एंटी,
ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कब होती है? जब एंटीजन जो है एंटीबॉडी से आके बाइंड होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारी बॉडी में कितने तरह की एंटीबॉडी होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ और याद भी करवाता हूँ। एंटीबॉडी होती है IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद रखें? तो ऐसे याद रखो, गम दे, जिसे हम गम मांगते नहीं है फिर भी हम मांग रहे हैं, गम दे, GAM। बाकी सब में IgIg कॉमन है, तो गम दे ऐसे याद रख लेना, IgG, IgA, IgM, IgE। ओके, गम दे। नाउ यहाँ पे हम बात करें कि IgG जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है आपको। IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर, IgA एंटीबॉडी आपको क्लोस्ट्रम में मिलती है। व्हाट इज क्लोस्ट्रम? जब बच्चा पैदा होता है और 6 महीने जब माँ का दूध मिलता है तो उसे हम क्लोस्ट्रम। IgM ये हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है। IgD ये सेल सरफेस में मिलती है। IgE ये एलर्जिक रिएक्शन में काम आती है। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए एंटीबॉडी IgE, क्लोस्ट्रम में एंटीबॉडी IgA, प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली IgG। आप स्क्रीनशॉट लो चाहे पोस्ट करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। तो देखो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स की बात करें, इट इज अ काइंड ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एज दिस एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द ब्लड। देखो ह्यूमरल से मेरा क्या मतलब है कि जो ब्लड में, जो हमारे ब्लड में ये ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड में जो एंटीबॉडीज होती है वो एंटीबॉडी हमारे ब्लड को प्रोटेक्शन का काम करती है, तो उसी को हम कह रहे हैं ह्यूमरल इम्यून। नाउ नेक्स्ट इज cell mediated immunity. What is cell mediated immunity? It is an immune response that does not involve antibody. सेल mediated immunity में क्या होता है? एंटीबॉडी का कोई इन्वॉल्व नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, but rather involve the activation of phagocyte, antigen specific cytotoxic T lymphocyte, and the release of various type of cytokine in response to an antigen. ध्यान से सुनना, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये इस तरह की है जहां पर एंटीबॉडी का कोई भी रोल नहीं होता। तो ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जहां पर इन्वॉल्व ही नहीं होती एंटीबॉडी? वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पर क्या होता है? एक्टिवेशन होता है फेगोसाइट का। फेगोसाइट मतलब निगलना, मैक्रोफेज जो है फेगोसाइट करके जो है किल करती है बैक्टीरिया। The body is able to differentiate self and non-self. The cell-mediated immune response is responsible for देखो यहाँ पर हमारी बॉडी को पता है कि हमारी खुद की सेल्स कौन सी है और जो बाहर से फालतू की सेल आई है वो कौन सी। तो हमारी बॉडी जो है इजीली डिफरेंशिएट कर लेती है कि हाँ ये तो अपनी तरफ वाला है, ये अपनी तरफ वाला नहीं है, इसको फेगोसाइट। सीधी सी बात। नाउ यहाँ पर देखो आपको एक डायग्राम में बता रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है बी सेल और इस बी सेल के ऊपर रिसेप्टर दे रखे हैं, बी सेल रिसेप्टर। ओके, ये देखो ये सेल दे रखी है, सेल के ऊपर रिसेप्टर दे रखे हैं, सब बोल रहे हैं बी सेल रिसेप्टर। और यहाँ पर जो है एंटीजन आके बाइंड हुआ। ओके, एंटीजन मतलब बैक्टीरिया का आके बाइंड हुआ इस रिसेप्टर पे और अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिएक्शंस दिख रही है, MSC सेकंड, ये सब हाई लेवल का है, आपके एनसीईआरटी में नहीं रिसेप्टर होता है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, एक आपका काम करने है, ये कॉलेज लेवल का है। जब आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे कॉलेजेस तब आपको ये सारा आएगा, CD4 रिसेप्टर, MS सब कुछ। नाउ वी मूव ऑन एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन का डिफरेंस क्या है, ये आपके बोर्ड के बिहाफ से इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन which may be in the form of living or dead microbe or other protein antibody are produced in the host body। यहाँ पे क्या है देखो, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब सीधा सा है कि हम एंटीबॉडी दे रहे हैं, हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही। जैसे मैंने सांप के काटने का एग्जांपल दिया था, तो जैसे सांप ने काटा तो हमारी बॉडी खुद तो एंटीबॉडी बनाती है, पर इतना टाइम तक हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम रुक गए ना तो हम रुक ही जाएंगे फिर। तो हम क्या करते हैं, बाहर से एंटीबॉडी लेते हैं। तो उस तरह की एंटीबॉडी जब हम बाहर से लेते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है,
यहाँ पर मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस व्हिच कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स, और मेमोरी सेल्स बनी जाती है। अब मेमोरी का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, वो दोस्त वाला, ठीक है, वो पैसे नहीं देता था मेरे को। एग्जांपल देखो, वैक्सीन जैसे बीसीजी, एमएमआर। तो यहाँ पर आप डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं, जो ये है उसका अपोजिट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपको दिखा रखा है मैक्रोफेज और इन्फेक्टेड सेल वगैरह, एग्जांपल वगैरह। देखो यहाँ पर जो मैक्रोफेज है उसने इन्फेक्टेड सेल को क्या करा, इंगल्फ कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद की जो भी रिएक्शन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस यहाँ पे लिखी हुई है। तो जिसको इंटरेस्ट होता है ना कि हाँ नहीं मेरे को तो आगे जानना है, वो एक दे सकता है, देख सकता है, लिख सकता है, इट इज, पर कोई काम का नहीं, ठीक है। Now, vaccination and immunization. Vaccination, it is the introduction of analgesic protein of pathogen or part or all active, inactivated or weakened pathogen. ध्यान से सुन, बेकार से डेफिनेशन है एनसीईआरटी की। देखो हुआ क्या, वैक्सीनेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया ने आपको, या आप खड़े हो यहाँ पर, इस बैक्टीरिया ने आपको हार्म करा, नुकसान पहुंचाया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया ने आपको नुकसान पहुंचाया, अब मैं क्या करूंगा, इसी बैक्टीरिया को, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इसी बैक्टीरिया को पकड़ते हैं, को कमजोर करते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और या तो इसको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि ये नुकसान ही ना पहुंचाए, या इसको ऐसा कर देते हैं कि ये अधमरा हो जाए, मतलब किसी काम का नहीं रहे, ठीक है। और जब इसका ऐसा फॉर्म हम बना लेते हैं, इसी को हम कहते हैं वैक्सीन बन गई। क्या बन गई, मतलब डेड या फिर इनएक्टिव पैथोजन, या तो मर चुका है या फिर इनएक्टिव फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, और उस पैथोजन को जब हमने मार दिया या इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसी के फॉर्म को हम कहते हैं वैक्सीन, ठीक है। अब होगा क्या, ये हमारी बॉडी है, ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और इसमें हमने इस वैक्सीन को डाल दिया। वैक्सीन एक्चुअल में है क्या, जो नुकसान पहुंचा रहा था उसी को उठाया, उसी को कमजोर कर दिया या खत्म कर दिया, और उसी को हमने बोल दिया वैक्सीन, और इसी वैक्सीन को मैं डाल रहा हूँ अपनी बॉडी में। क्या बात कर रहा हूँ सर, मरे हुए इनएक्टिव बैक्टीरिया को आप अपनी बॉडी में डाल दो, बिल्कुल। और इसको मैं बॉडी में डालने के बाद अब मेरी बॉडी क्या करेगी, ये तो बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है, तो बॉडी क्या करेगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी, भर भर के एंटीबॉडी बनाए, एंटीबॉडी 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 एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये तो बेचारा इनएक्टिव, ये तो कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, पर इसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बन चुकी है ना मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी में भर भर के एंटीबॉडी, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो कोई ओरिजिनल बैक्टीरिया आ गया, यही वाला जिसको मैंने कमजोर करके डाल दिया अपनी बॉडी, अगर ये आया मेरी बॉडी को मारने, तो पहले से ही इतने हथियार तैयार है, आजा आ जाओ देख लेंगे, हो जाए हाथापाई, तो बैक्टीरिया बेचारा किसी काम का नहीं रह पाएगा, या अपना पूरा एक्शन शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से एक बात करके ही है। दैट्स व्हाई वैक्सीनेशन इज नेसेसरी, वैक्सीनेशन जरूरी है, ठीक है। और वैक्सीनेशन जो है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी, कि एक बार पहले ही हमारे पास ये आ चुका है, तो अगर दूसरी बार कोई ओरिजिनल बैक्टीरिया भी आ गया, तो इस बार पहले से हमारे पास अनलोडेड है, एंटीबॉडीज है, दर दर दर, पबजी खेले हो ना, वही वाली बात, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स यहाँ पे दे रखी है आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाली, जब मैं बायोटेक पढ़ाऊंगा तब मैं आसानी से और अच्छे से, तो भी आपकी किसी काम की नहीं। आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ये वाला भी पढ़ सकते हो, ये वाला, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे रखा है एलर्जी। देखो यहाँ पे आपको एलर्जी कॉज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल बाय आईजीई। ये आदमी जो है मैंने चिपका हुआ दिखा रखा है, इतना खतरनाक चीज है, ठीक है। ये है ड्रॉपलेट्स निकले, अब ये बेचारा कोई और यहाँ पे खड़ा रहेगा, मान लो कोई और यहाँ पे खड़ा है, तो इसके नाक में चले, ठीक है। तो इसलिए जो है हाथ लगा के चलो एलर्जी की बात करूं। एलर्जी के लिए कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल, आपको बताया था आईजीई, ओके, आईजीई बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल, ओके। नाउ डेफिनेशन देखें, द एग्रीवेटेड रेस्पॉन्स या फिर द अनबिहेवियर रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, टू सर्टेन एंटीजन, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का अजीब सा बिहेवियर कुछ सर्टेन एंटीजन को लेके। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और एकदम आपको छींक आ जाती है ना, आची 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 बहुत बार, तो उससे क्या होता है, कोई भी आपका एलर्जन, जो आसपास जो एलर्जन है ना, वो आपकी नाक के थ्रू आपके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, पर आपका जो इम्यून सिस्टम बाहर फेंकने की कोशिश,
जैसे मैं मान लूँ मैं कहीं पे जा रहा हूँ और कहीं पे जाते जाते मुझे एकदम अचानक छींक आना शुरू हो, क्यों? क्योंकि उस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलर्जन है जो मेरी नाक के थ्रू अंदर जाने की कोशिश कर, ठीक है? पर हमारा इम्यून सिस्टम भी तगड़ा, वो बाहर फेंकने की कोशिश कर, तो वो अंदर आने की और हम बाहर फेंकने की कोशिश कर, इस चक्कर में हम जोर से छी करते हैं तो वो एलर्जन वापस बाहर निकलता है, इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है आईजी। कुछ कॉमन एग्जांपल है जैसे डस्ट वगैरह, किसी को होता है ना धूल से एलर्जी होती है, धूल आती आज 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 धमाधम छींकना शुरू, ठीक है? नाउ एनिमल डेंटर है, कुछ पॉलेंस है, ठीक है? और अगर आप लगातार छींकते हो तो क्या क्या होता है? कि आंखें लाल पड़ जाती है, आंख बहने लग जाती है ना? आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, वही सब। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज लोअर्ड इम्यूनिटी एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू एलर्जी। तो हम ये मॉडर्न लाइफस्टाइल खा रहे हैं, जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल हम एडॉप्ट करते जा रहे हैं ना, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है और हम एलर्जी के कांटेक्ट में ज्यादा आते जा रहे हैं, ठीक है? तो एलर्जी, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, एलर्जी इज ड्यू टू वाला, एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट। अब एलर्जी में क्या होता है, हमारी बॉडी में होती है मास्ट सेल, अगर आप बोल लो मस्त सेल होती है, याद रह जाएगा आपको, मस्त होती है, खास होती है मस्त सेल, एमएसटी मस्त बोलते रहते हैं, मास्ट सेल होती है। और जब भी एलर्जी होती है तो एलर्जी में क्या होता है, हमारी जो मास्ट सेल है ना वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ठीक है? तो अब हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी हिस्टामिन लेना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो गया तो हम एंटी हिस्टामिन को रुक जाए, ठीक है? तो ये एलर्जी का पूरा पार्ट हो गया, बेचारा नीचे चीखते चीखते होगा पॉजिटिव मास्ट सेल बाय आई। चलो, नाउ नेक्स्ट इज ऑटो इम्यूनिटी। हम खुद ही बना रहे हैं, हम खुद ही ताकतवर है, हम खुद ही कर लेंगे। ऑटो इम्यूनिटी नाम से पता लग रहा, ऑटो सेल्फ। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैन डिफरेंशिएट एंटीजन foreign to the body from the antigen which part of the body. This is called autoimmunity. Human immune system can differentiate antigen that are foreign to the body from the antigen which are the part of the body. This is called autoimmunity. ध्यान से सुनना. In some cases, the body attacks its own cell due to genetic and other unknown reason. This causes damage to the body and is called autoimmunity. ध्यान से सुनो. ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को पता है कि हमारी सेल्स कौन सी है और फॉरेन सेल्स कौन सी है। हमारी बॉडी हमारी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी पर फॉरेन सेल्स को नुकसान पहुंचाएगी। ये प्रॉपर्टी है ऑटो इम्यूनिटी की, कि हम खुद को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं पर फॉरेन सेल को किल कर रहे हैं। पर किसी कारण से या किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। रोमेटोइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स वगैरह, ये जो आपके घुटने हैं, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये ऑटो इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। मतलब हमारी सेल हमें ही नहीं पहचान पा रही किसी जेनेटिक रीजन की वजह से, और वो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो इम्यून की सेल है, हमारी ही सेल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर, ये ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो देखो इम्यून सिस्टम कई तरह से होता है, कुछ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, बताना चाहूंगा यहाँ पर। एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें आते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें आते हैं आपका जो बचा हुआ है स्प्लीन, इंटेस्टाइन वगैरह सब जो। तो बोन मैरो और थाइमस में एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, और फिर जो हो जाती है मैच्योर होने के लिए, कंप्लीट मैच्योर होने के लिए सेकेंडरी लिम्फोइड। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो एमएएलटी है। एमएएलटी जो है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये इंटेस्टाइन को कवर करती है। एक बार पूछा भी गया कितना परसेंट। ओके, तो ये हो गया आपका बोन मैरो थाइमस लिम्फोइड ऑर्गन। द इम्यून सिस्टम फंक्शंस एज अलाउड इट डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। पता है कि हमारे कौन सी प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट नॉन सेल्फ और फॉरेन एंटीजन से हमारी प्रोटेक्ट बॉडी को प्रोटेक्ट। मेमोरी पे भी वेस्ट होती है, ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह भी होती है, आपको सब पता है। हाँ देखो यहाँ पे मैंने आपको लिम्फोइड ऑर्गन की बात करी थी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्राइमरी में आएगा बोन मैरो थाइमस, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आएगा स्प्लीन, ठीक है, पेयर पिचेस, टोन्सिल, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो प्राइमरी में क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो है डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन व्हिच कैन प्रोलिफरेट टू बिकम। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे तो मैच्योरेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा मैच्योरेशन, और यहाँ से क्या होगा प्रोलिफरेशन, पहले की यहाँ से दूसरी। तो मैच्योरेशन होगा बोन मेरो थाइमस में, और प्रोलिफरेशन होगा सेकेंडरी लिम्फोइड, दैट इज हमारा लिम्फ नोड टाउन सेल आगे जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, द बोन मेरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल। सही बात है, तो हमारा बोन मेरो जब आपने बोन्स पढ़ी होगी 11th में तो आपने देखा होगा बोन मेरो। तो ये जो बोन मेरो है ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पर जो है सारी सेल्स बनती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबका फॉर्मेशन होता है बोन मेरो, ठीक है। लिम्फोसाइट भी प्रोड्यूस बोन मेरो। और थाइमस की बात करूं, क्योंकि बोन मेरो और थाइमस दोनों जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बोन मेरो की तो बात मैच्योरिटी सारा फॉर्मेशन सेल्स का। थाइमस की बात करूं तो थाइमस एक लॉब्ड ऑर्गन है beneath the breastbone near the heart, breastbone के नीचे heart के पास में, beneath the breastbone near the heart कौन लोकेट होता है, thymus। thymus is a lobed organ, it is present in beneath the breastbone near the heart। अब देखो थाइमस की एक स्पेशल बात बताता हूँ, थाइमस जो ग्लैंड होती है ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं ना उसमें थाइमस ग्लैंड जो है अच्छी साइज की होती है, साइज उसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। पर बुढ़ापा आते आते ये थाइमस ग्लैंड जो है उसकी साइज जो है छोटी होती जाती है। तो अब अगर थाइमस ग्लैंड बचपन में अच्छी थी, मतलब इम्यूनिटी भी बचपन में अच्छी थी, और थाइमस ग्लैंड अगर बुढ़ापे के साथ कम होती जाती है तो इम्यूनिटी भी बुढ़ापे के साथ कम ही तो होती जाती है। तो थाइमस ग्लैंड जो है अच्छी होती है एडल्ट्स में, इसलिए उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और बूढ़े लोगों में थाइमस ग्लैंड जो है श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से थाइमस ग्लैंड अगर डिसअपियर होगी बूढ़े लोगों में तो इम्यूनिटी भी कम होती जाती है, ओके। बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट और मैच्योरिटी बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फोसाइट है। फिर स्प्लिन की बात करूं, स्प्लिन जो है ब्लड बैंक है हमारी बॉडी का। और लिम्फ नोड की बात करूं तो मैंने आपको बताया भी था, लिम्फ नोड में एमएलटी टिश्यू इट अप्रोक्सीमेटली 50% आपको बताया और ये पूछा, ओके। चलो नेक्स्ट हम आते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के। यहाँ पे आपको डायग्राम बना रखे हैं, बोन मैरो और थाइमस आपकी बोन दिखा रखी है, चलो दिखा रखी है, थाइमस ये आपकी दिखा रखी है मिनट बोन नियर द हार्ट, ये है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी में आपको दिखा रखा है, एक तो ये स्प्लीन दिखा रखा है, ब्लड बैंक, और एक ये आपको लिम्फ नोड, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये नाउ नेक्स्ट इज एड्स, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, और सिंड्रोम जो होता है इसमें, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, ओके। तो एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, ठीक है। दिस रिफर टू अ कंडीशन विद इम्यून जो है डिफिशिएंसी। इम्यूनिटी अगर बहुत वीक हो रही है तो उसका एक कारण, सबसे मेन कारण है एड्स। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। और जो सिंड्रोम यहाँ पे वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब बहुत ज्यादा सिम्टम। अब ध्यान से सुनना, कोई एचआईवी वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर हो रहा, अगर एचआईवी वायरस, इम्यूनो इम्यूनो वायरस, ह्यूमरल इम्यूनो, अगर ये जो है आपकी बॉडी में एंटर हुआ तो ये आपकी बॉडी में कई तरह के सिम्टम शो करेगा, कई तरह के, बहुत तरह के सिम्टम करेगा। और ये वायरस आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल खत्म करके रख देगा। बिलीव मी, जब आप कॉलेज लेवल पे एड्स पढ़ोगे ना तब आपको पता लगेगा कि एड्स कितना खतरनाक होता है, कि आपके टी हेल्पर सेल के नंबर को तो बिल्कुल ही खत्म कर देता है। आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो लेवल पे आ जाती है, आपको मरना भी पड़ सकता है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। एड्स हैज नो क्योर, एनसीईआरटी लिखती है ट्रीटमेंट के पैराग्राफ में पहली लाइन, एड्स हैज नो क्योर, ओके। तो दिस रिफर टू द कंडीशन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। आपको बोला था इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। It is a condition acquired during the lifetime of an individual, referring to the fact that it is not a congenital.
इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल। देखो एनसीईआरटी दो बात लिखती है और खतरनाक लाइन लिखती है। पहले एनसीईआरटी लिखती है इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज, फिर एनसीईआरटी लिखती है, ध्यान से सुनो अच्छे से, आज आपको समझा ही देता हूँ इसका फैक्ट। एनसीईआरटी का पहला पॉइंट है इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल, मतलब ये माँ से बच्चे में नहीं जाए। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है कि प्लेसेंटा से ये क्रॉस होके बेबी में आ जाता है, बेबी है ये प्लेसेंटा से क्रॉस होके मदर से एचआईवी का वायरस बेबी में आ जाता है। तो अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल, मदर से बच्चे में नहीं आता, अब आप नीचे बोल रहे हो कि मदर से बच्चे में आता है प्लेसेंटा के थ्रू। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बुक में एक ही पैराग्राफ में कैसे सही हो सकता है? एनसीईआरटी लिखती है इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज, फिर एनसीईआरटी नीचे पैराग्राफ में लिखती है इट कैन बी ट्रांसफर, एचआईवी वायरस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम, कैसे ये पॉसिबल? तो ध्यान से सुनना, दोनों स्टेटमेंट सही है, कैसे? ध्यान से सुनना। एचआईवी वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटा, बिल्कुल सही बात है, पर एचआईवी के सिम्टम आने में 10 से 11 साल लग जाएंगे। ठीक है, पैदा होते तो सिम्टम नहीं आते, इसलिए बोलते हैं इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल। इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैदा होते सिम्टम नहीं आते, 10 से 11 साल में आते। तो इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज बट एचआईवी वायरस कैन बी, एंड मैंने आगे बोला था सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम, वहां पे आपको लिखा हूं। सबसे पहला एड्स रिपोर्ट हुआ था 1981 में, जो लास्ट 25 ईयर पूरे 25 मिलियन पर्सन को मार चुका है। इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन, 25 मिलियन पर्सन से ज्यादा मर चुके हैं अब तक। ये कब का डाटा है? 2006 का, तो पता नहीं कितने मर गए। इसका पॉजिटिव एजेंट है एचआईवी वायरस। इट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस बड़ा खतरनाक होता है, हमारे ही डीएनए के अंदर आके हमारे ही डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके हमारी ही सेल को अपने कब्जे में लेके वायरल डीएनए बनवाता है। ये इतना खतरनाक होता है। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेट्रोवायरस है। ठीक है, ये रेट्रोवायरस हमारी सेल के अंदर गया, ये हमारी एनिमल सेल है, मतलब हमारी सेल है। ये वायरल आरएनए जैसे ही हमारी सेल के अंदर आया, ठीक है, वायरल डीएनए प्रोड्यूस हुआ। कि वायरल आरएनए आया और आरएनए से डीएनए, आरएनए से अगर मेरे को डीएनए बनाना हो तो मुझे यूज करना पड़ता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि आरएनए से डीएनए बनाना है। और ये जो वायरल डीएनए है ये हमारी सेल में घुस गया, न्यूक्लियस में। ठीक है, इसके साथ छेड़छाड़ करी और नए नए वायरल आरएनए बनाना शुरू कर दिया। ये जो है बाहर निकल निकल के दूसरी सेल को अफेक्ट कर रही है, बाहर निकल निकल के न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल। कितना खतरनाक मामला है, बहुत खतरनाक है, मतलब से बच ही नहीं सकते। एक बार अगर एचआईवी एंटर कर गया तो आप या तो इस दुनिया से एग्जिट करोगे या एंटी रेट्रोवायरस खाते रहोगे। ठीक है, ये कॉलेज लेवल का, तो ज्यादा इच्छा है पढ़ने की, ये कॉलेज लेवल, और ये एनसीईआरटी का, अपना हिसाब से देख लेना एनसीईआरटी पढ़ना है कॉलेज लेवल पर। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी अब कैसे हो रहा है? सबसे मेन बात, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विदाउट प्रोटेक्शन। दूसरा, बाय ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। एक तो हम खून डोनेट करने गए थे, खुद ही खूनी बन के आ गए एचआईवी। तीसरा, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड नीडल ही शेयर कर दिया। होता है कई बार हॉस्पिटल्स में, अब तो सब ध्यान से रखते हैं, पर होता था पहले इन्फेक्टेड नीडल ही शेयर कर देते। या इन्फेक्टेड मदर टू अ चाइल्ड, बेचारी कोई माँ एचआईवी से ग्रसित, तो बेचारा बच्चा पैदा होते ही एचआईवी से। अब किसको ज्यादा चांसेस होते हैं? जिसको हाई सेक्स पार्टनर हो, कॉमर्स आर्ट्स, जिसको ड्रग एडिक्ट हो, बार बार इंट्रावेनसली ड्रग ले रहा है, ड्रग, सिर्फ ड्रग एडिक्ट, उनको भी चांसेस रहता है। क्यों? कि वो नीडल क्या पता किसी एड्स पेशेंट को लगी हो और वही तुम लगा रहे हो, हैं दो, तुम दो बैठे हो, उसको पता नहीं कि उसको एड्स है, क्योंकि में 10-11 साल लग जाते हो, नीडल तुमने लगा ली। इंडिविजुअल हु एक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या जैसे कोई किडनी का पेशेंट है, किडनी की दिक्कत आ रही है उसको, तो ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ता है बार बार, तो उस कंडीशन में, या बेचारा कोई चिल्ड्रन है वो तो फिर मदर से आ रहा है, तो ये गलत फहमी निकाल देना कि एचआईवी जो है फिजिकल कांटेक्ट से फैलती है। ना, एचआईवी सलाइवा मिक्स करने से फैलती है, ना लिप किस करने से, ना फिजिकल कांटेक्ट से फैलती है। वो बात अलग है, अगर तुम जबड़ा फाड़ करोगे तो खून आ जाएगा मुंह में, तो उससे तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ध्यान रखना, एचआईवी नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कांटेक्ट, नॉट मैक्सिमम। और लगभग हमें पाने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। आपको बताइए हाउ एचआईवी अफेक्ट द बॉडी। तो देखो ये जो है 5 नंबर में पूछेगा आपको, बिल्कुल बात सही है, मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से करती है।
इस तरह से ये पूरी थ्योरी वहां पे लिखी, ये यहाँ से रेट्रोवायरस से लेके न्यू वायरल बनने तक की पूरी थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन लिमिटिंग स्प्रेड। तो देखो गवर्नमेंट का तो कोई रोल है ही नहीं, मतलब उनने तो साफ साफ कह रखा है कि आप प्रोटेक्शन वगैरह यूज करो, उस हिसाब से बोला हूँ मैं। बाकी बेचारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, जैसे WHO हो गया हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक और है हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब आपको बुलेटों में याद रखनी है सीओ की, इसलिए आपको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, WHO की आप सभी को पता ही है। NGO आपको पता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे बच सकते हो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर मत रखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मत करो, ठीक है, और जो ये प्रोटेक्शन वगैरह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, और ड्रग वगैरह कम लो, सेफ सेक्स करो, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप से तो खैर कुछ होना नहीं है क्योंकि 12 साल में, और ऐसा तो कोई है नहीं कि रोज को रोज रेगुलर चेकअप, सर मेरा HIV, फिर एक हफ्ते बाद सर मेरा HIV टेस्ट। चलो, कैंसर, एक बीमारी खत्म हुई नहीं, दूसरी एक और बड़ी बीमारी आ गई, दैट इज नॉट इन अवर बॉडी। देखो अब ध्यान से सुनना, कैंसर भी बहुत अच्छे से, तो ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल सेल की, कि वो डिवाइड करे ग्रो करे, ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है, वो डिवाइड करे ग्रो करे, पर इतनी ही ग्रो करे, जैसे मान लो ये आसपास में से ये नई सेल है, अब ये ग्रो करना स्टार्ट हुई 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 ग्रो कर रही, पर जैसे ही आसपास की सेल के कांटेक्ट में आई, इसने ग्रो करना बंद कर दिया, ये कांटेक्ट में आ चुकी है। अगर इसको इतनी जगह है, जैसे ये दो सेल है, और इसके बीच में एक तीसरी सेल ग्रो करना स्टार्ट करी, मान लो ये तीसरी सेल मेरा चेहरा है, अगर ये ग्रो कर रही और ये आसपास में ये दो सेल के कांटेक्ट में आ गई, फिर ये जो है ग्रो करना बंद कर देगी, पता है कि पास वाली सेल आ चुकी है कांटेक्ट। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कांटेक्ट इनिबिशन, मतलब जैसे ही कांटेक्ट हुआ, ग्रोथ का इनिबिशन हो गया, कांटेक्ट इनिबिशन। तो पहला सवाल, कांटेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी कौन सी सेल शो करती है, नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल सेल ग्रो करके रुक गई, ये है कांटेक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी, ये नॉर्मल सेल शो करती है। कैंसर सेल में क्या होता है, कांटेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, वो अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, ऐसा ऐसा ऐसे सब आसपास की सेल को खत्म कर देगी। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको दो सेल यहाँ पे दे रखी है मैंने, ओके, वेट अ मिनट, मैं आपको एक बार सिलेबस, तो देखो हम बात कर रहे थे दो तरह की कैंसर की, एक हम कांटेक्ट इनिबिशन की भी बात कर रहे हैं। तो कांटेक्ट इनिबिशन तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल सेल जो है ग्रोथ, आसपास वाली सेल के कांटेक्ट में आने पर ये नॉर्मल सेल जो है ग्रोथ करना रोक देती है। तो जो कांटेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, वो नॉर्मल सेल में हमें देखते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं एबनॉर्मल सेल, या फिर आप बोल लो कैंसर सेल, सीसी मतलब कैंसर सेल, तो कैंसर सेल जो है एबनॉर्मल ग्रोथ करती है, और आसपास की सेल के ऊपर भी इस तरह से ये एबनॉर्मल ग्रोथ, ये रुकती नहीं, ठीक है, और एक मास बना लेती है, एक सॉलिड मास इस तरह से, तो हम बोलते हैं ट्यूमर, ट्यूमर हो गया, ठीक है। अब ये कैंसर भी दो तरह का होता है, एक होता है बेनाइन, एक होता है मलाइग्नेंट, ओके। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे मैंने आपको दो तरह से बता रखा है, एक बता रखा है बेनाइन ट्यूमर, एक बता रखा है मलाइग्नेंट ट्यूमर, ओके। तो जो बी से ये जो मैंने नाम बता रखा है बैन, बैन से बेनाइन ट्यूमर, ठीक, और ये जो मैल है, ये मैल से मलाइग्नेंट, जो मलाइग्नेंट ट्यूमर होता है वो बैड होता है, हार्मफुल होता है, और जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो हार्मफुल नहीं होता। आप ध्यान से समझिए मतलब क्या है, कि मान लो एक पर्सन है, यहाँ पे मैंने एक पर्सन बना रखा है, इसको बेनाइन ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर है, बेनाइन, और यहाँ पर मैं दूसरा पर्सन बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये उड़न खटोला वाली, वो है मलाइन ट्यूमर, ठीक, जो कि बैड और हार्मफुल। तो ये जो बैन मिस्टर है, इसको बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर मतलब जैसे इसके अंगूठे में ट्यूमर हो गया, तो एक जगह पे ही रहेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं आएगा, मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह नहीं जा रहा है। अब देख सकते हैं बेनाइन ट्यूमर में जो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है वो एक ही जगह रह रहा है। वहीं अगर मैं मलाइग्नेंट ट्यूमर की बात करूँ, तो मलाइग्नेंट ट्यूमर में देखो यहाँ से फट के ये दूसरी जगह में निकल रहा है, ये रप्चर होके ये दूसरी जगह भी जा रहा है, दूसरी जगह भी ये ट्यूमर का, ये तो बहुत खराब प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो मैं एक बार और समझा, कंक्लूजन बता दूं, कैंसर दो तरह से, बनाइन एंड मलाइग्नेंट।
बनाइन एक ही जगह पे हो रहा है, मलाइग्नेंट एक जगह पे तो हो रहा है, वहां से पट के वो दूसरी जगह जाके वहां पे भी कैंसर कोज कर। तो जो ये मलाइग्नेंट वाली प्रॉपर्टी है ये मोस्ट थ्रेटफुल है, मोस्ट फियरेबल है, ठीक है, और ये खराब भी है हमारी, क्योंकि एक जगह कैंसर होता है हम उसे ठीक कर सकते हैं, पर ऐसे प्रोलिफरेट हो रहा है, फैलाव हो रहा है, देखिए आप नीचे, ठीक है, ये एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है सर। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये फैल रही है हमारी पूरी बॉडी में, फैल रही है, यहाँ कैंसर हुआ, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे पूरी बॉडी में फैल रही है। तो फैलने वाली बीमारी तो बहुत खतरनाक होती है। तो मैंने लिखा हुआ है देखो मलाइग्नेंट के पास कि मलाइग्नेंट वाला जो है बैड और हार्मफुल है, जो बेनाइन वाला है वो नॉट हार्मफुल है। ठीक, चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करें कैंसर के कारण क्या है। तो देखो जो नॉर्मल सेल होती है वो कैंसर सेल में कब में कन्वर्ट होके मिलती है, या तो कोई फिजिकल डैमेज आ जाए उसमें, या कोई केमिकल डैमेज आ जाए, या तो कोई केमिकल डैमेज हो या कोई फिजिकल डैमेज हो। फिजिकल डैमेज इन द सेंस कि आपने एक्सरे कराते हो, आपको जरा सा चेस्ट पेन होता है तो आपके तो मेरे को एक्सरे कराना है, तो एक्सरे में क्या होता है, जो घातक रेस पड़ती है ना अपने चेस्ट पर, तो वो जो है कई बार अगर बार बार आप लगातार कराओगे तो फिजिकल चेंज ला सकती है सेल्स में, और फिजिकल चेंज अगर सेल में आ गया तो क्या, ठीक है। कॉमन कार्सिनोजन जैसे एक्सरे, गामा रे, मैंने अभी आपको बोला एक्सरे जो है आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। जब आपकी बॉडी पे घातक आयनाइजेशन रेडिएशन पड़ेगी तो आपकी सेल हो सकता है उसमें फिजिकल डैमेज आ जाए, एक बार में भी आ सकता है, 100 बार के बाद भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, डिपेंड करती है, अलग अलग होती है सबकी। तो एक बार में भी आ सकता है, 100 बार में भी आ सकता है, आ भी नहीं सकता और बहुत जल्दी भी आ सकता है। तो फिजिकल चेंज आ सकता है जब एक्सरे हम करवाते हैं, और एक्सरे में आयनाइजिंग रेडिएशन, इतनी घातक रेडिएशन होती है ये कि आपको म्यूटेशन कर सकती है, आपको कैंसर कर सकती है। एक होती है नॉन आयनाइजिंग यूवी रेज, यूवी रेज भी जो है कैंसर का कारण बनती है। बोथ आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कॉज डीएनए डैमेज दैट कॉज न्यूरोप्लास्टिक, चाहे आयोनाइजिंग रेडिएशन हो जैसे एक्स रे, गामा रे, ठीक है, चाहे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो जैसे आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग, दोनों ही डीएनए को डैमेज करती है और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। क्या कर देती है? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। क्लियर है आपको? द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड मेजर। आप जानते हो जो टोबैको की लीव्स होती है, टोबैको की लीव्स में मिलता है निकोटिन, और इस निकोटिन की हम बढ़ाते हैं बीड़ी, सिगरेट, टोबैको, और ये जो बनता है बीड़ी, सिगरेट, तो इसमें क्या होता है, निकोटिन भर भर के होता है। और अगर कोई पेशेंट इसे बार बार डेली यूज में ले रहा है बीड़ी, सिगरेट को, तो ये पेशेंट जो है सिगार पी रहा है, ठीक है, ये पेशेंट अगर सिगार पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट कर रहा है, या बीड़ी वगैरह पी रहा है, या टोबैको वगैरह खा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सिगरेट पीने की वजह से या बीड़ी पीने की वजह से आपको लंग कैंसर होता है, और ये मेन कोज है। कार्सिनोजन कौन होता है इसमें? हमारा निकोटिन, कैंसर कोजिंग एजेंट। कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है? कैंसर कोज करने वाला। कैंसर कोज करने वाला कौन है एक्चुअल में? निकोटिन। किस में रहा है? टोबैको में, लीव्स में, टोबैको की लीव्स में, ठीक है। और कुछ ऑन्कोजेनिक वायरस भी होते हैं जो कि वायरस कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं, ठीक है। कुछ सेलुलर ऑन्कोजेन होते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये जो इंपॉर्टेंट था बहुत, ये मैंने आपको कोज ऑफ कैंसर। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैंसर डिटेक्ट कैसे होता है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउड टू डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। अगर हमने कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लिया, अर्ली डिटेक्ट का मतलब कि हाँ अभी इनिशियल स्टेज में है कैंसर, और हमें पता पड़ गया कि हाँ इसे कैंसर है, वो भी इनिशियल स्टेज का, इनिशियल स्टेज इन द सेंस कि अभी वो फैला नहीं है, अभी वो बड़ा नहीं है, अभी वो शुरू हुआ है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल, जरूरी है, क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस में हम उसे सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। अब कैंसर डिटेक्ट कैसे करें? पहला टेस्ट है बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करते हैं, बायोप्सी में हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं, आंख से हम देखते हैं, आंख से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखो, जैसे ये ह्यूमन, यहाँ पर इसको कैंसर हो गया, ठीक है, यहाँ पर, तो इसकी यहाँ की मैंने एक सेल ली, उस सेल का थिन पीस कट करके मैंने इस माइक्रोस्कोप, ठीक है, इस साइड में मैंने सेल का थिन पीस करके कट कर दिया। अब मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो मुझे क्या क्या दिखेगा?
जनरली सेल में आपको क्या क्या दिखता है? सेल में हमेशा न्यूक्लियस दिखता है, साइटोप्लाज्म दिखता है, ठीक है, राइबोसोम दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, यही सब दिखता है सेल में। पर अब इस कैंसर सेल में क्या होगा कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखेंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इरेगुलर शेप की दिखेगी, मतलब सब कुछ अजीब अजीब दिखेगा। और अगर सब कुछ अजीब अजीब दिख रहा है मेरे को इसमें, तो मैं बोलूंगा हाँ ये कैंसर स्टेज। और अगर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, सब नॉर्मल है, साइटोप्लाज्म नॉर्मल, न्यूक्लियस नॉर्मल, तो मैं कहूंगा कि ये कैंसर स्टेज है ही नहीं, है कैंसर है ही नहीं। तो ध्यान रखना, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होती है बायोप्सी, जिसमें हम ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टेन, ठीक है, टिश्यू लेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, तो ठीक है, नहीं दिखे तो नॉर्मल है। दूसरा, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। देखो, ब्लड कैंसर को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे को ल्यूकेमिया है? तो मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा, और अगर उसमें सेल के नंबर ज्यादा दिखे, इंक्रीज सेल काउंट दिखा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये ल्यूकेमिया है, ये ब्लड कैंसर। नाउ नेक्स्ट इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी यूज ऑफ एक्सरे, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे हम देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यहाँ पे क्या होता है, दिस टेक्निक यूजेस एक्स-रे टू जनरेट अ 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑब्जेक्ट। हमारे इंटरनल ऑर्गन को, इंटरनल ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को देखना है तो मेरे को एक्सरे करना पड़ेगा। मतलब क्या एक्सरे कैंसर से ही कैंसर एक्सरे से होता है, और कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरे करना पड़ रहा है, क्या हालत है, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज एमआरआई। एमआरआई तो आपने सुनी होगी कि हाँ, आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे उनकी एमआरआई हुई होगी कहीं। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पे क्या होता है, एमआरआई इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बट नॉन आयनाइजिंग, ओके, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हम यूज करते हैं, जैसे गामा रे, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू, ताकि हमें एक्यूरेट पता लग जाए कि इस लिविंग टिश्यू में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, हर तरह के लिए हम एमआरआई करते हैं, हर तरह के, पर हाँ, कैंसर में भी आ रहा है तो इसलिए हमने कैंसर में किया। तो एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हम क्या करते हैं, नॉन आयोनिक रेडिएशन मैग्नेटिक को डालते हैं और फिर एक्यूरेटली डिटेक्ट करते हैं कि किस तरह का पैथोलॉजिकल, किस तरह का फिजियोलॉजिकल चेंजेस है हमारे लिविंग टिश्यू। नाउ नेक्स्ट इज एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। हमें क्या चेक करना है, एंटीबॉडीज चेक करनी है। अगर कैंसर हो जाए तो हमें चेक करना है कि कैंसर के खिलाफ हमारी बॉडी में अगर एंटी है, तो हाँ हमें कैंसर है, सीधी सी बात। Next is technique of molecular biology to detect gene in individual which inherit susceptibility to certain cancer. Identification of such gene may be helpful in prevention. हम चेक कर लेंगे कि भाई ऐसा कोई जीन तो नहीं है, और कोई है तो हटा दो, ठीक है। पर क्या होता है कि लंबे टाइम तक अगर आप कार्सिनोजन के कांटेक्ट में रहोगे, जैसे स्मोक, तो इस कारण भी आपको होगा कैंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंटीजन एंटीबॉडी हो गया। नाउ हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में सबसे पहला है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैन बी डन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। देखो, डिफरेंट अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन हमें देने पड़ेंगे, डिफरेंट पड़ेंगे। जैसे आपको सर्जरी करा लो, रेडिएशन करा लो, कीमोथेरेपी करा लो, इम्यूनोथेरेपी करा लो। तो ध्यान रखना, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन देंगे, कीमोथेरेपी में केमिकल से ठीक करेंगे, से ठीक करेंगे, सर्जरी में उसे कट करके निकाल। नाउ नेक्स्ट, रेडियोथेरेपी में क्या होता है, ट्यूमर सेल आर इरिटेटेड लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग द। देखो, रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जैसे ये ट्यूमर सेल है, ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, रेडिएशन डालूंगा। नाम से पता लग रहा है, रेडियोथेरेपी में इस पे क्या करूंगा, रेडिएशन डालूंगा, ताकि ये सेल जो है किल हो जाए। पर मेरे को ध्यान रखना है कि आसपास की सेल जो है किल ना हो। अगर आसपास की सेल को हार्म पहुंच गया ना, तो वो फिर खुद ही कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेडिएशन थेरेपी में, रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, रेडिएशन डालते हैं कैंसर सेल पे, ताकि वो सही हो जाए और आसपास के सेल को अफेक्ट भी ना हो। कुछ कीमोथेरेपिक ड्रग है जैसे कैंसर सेल को सही करने के लिए, ठीक है। और मोस्ट ड्रग है साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया। और ज्यादातर ड्रग्स की जो है साइड इफेक्ट आप जानते ही हो, एक तो हेयर लॉस तो कॉमन साइड इफेक्ट, भी आप खाओगे, कोई सी बीमारी आपको हो रही है, बुखार भी आ रहा है, तो हेयर लॉस, हेयर लॉस इज द कॉमन साइड इफेक्ट, ठीक है। और सेकंड वन इज एनीमिया। नाउ
Majority of the cancer are treated by combination of all above method. यहाँ पे लिखा है कि जितने भी कैंसर होते हैं ज्यादातर वो सारे ये जो ऊपर दिए गए हैं इनसे सही हो जाते हैं। ट्यूमर सेल अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। अब देखो एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हो सर कि ये जो ट्यूमर सेल बनी तो आप इतनी मैंने बोला कि ये जो ट्यूमर सेल बनी तो इतने तरीके अपन रेडियोथेरेपी कर रहे हैं कि सर्जरी, हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि ये इसको मार दे। हमारी बॉडी में भी तो मैक्रोफेज है, डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, उनमें इतना दम नहीं है कि इसको मार दे। बिल्कुल है। तो फिर मार क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये ट्यूमर सेल जो है छुपती रहती है। देखो ट्यूमर सेल अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, वो अवॉइड रहती है, इन सबसे भागती रहती है। जैसे मैक्रोफेज इधर घूम रहा है तो ट्यूमर सेल इधर, ट्यूमर सेल इधर घूम रही तो मैक्रोफेज इधर, मतलब बिल्कुल अपोजिट, मतलब आसपास आती भी नहीं है क्योंकि इसको पता है अगर आसपास आएगी दिक्कत होगी। फिर हम क्या करें सर, वो फोन लगाए मैक्रोफेज को, देखो फोन तो लगा नहीं सकते, मैक्रोफेज के पास फोन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर दे ट्रीटेड विद द सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी को बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, दे आर सब्सटेंस सच एज अल्फा इंटरफेरोन। जैसे अब बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर मैंने पेशेंट को दिया तो उसमें क्या अल्फा इंटरफेरोन रिलीज हुआ। अब इस अल्फा इंटरफेरोन ने क्या करा, हमारे इम्यून सिस्टम को जगाया, अबे उठो उधर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, तुम इधर सो रहे हो, और जैसे ही जगाया पीछे बढ़ गया, तब जाके कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ हो सकता है क्योंकि ये तो ट्यूमर सेल तो अवॉइड ही करेगी खुद को, मैं तो नहीं जा रही उधर, मेरे को पता है मैं जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, ट्यूमर सेल अवॉइड करेगी और बेचारे मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल दूर से रहेंगे। फिर हम बायोलॉजिकल मॉडिफायर देंगे अल्फा इंटरफेरोन जो कि एक्टिवेट करेगा और हेल्प करेगा ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होगा। नाउ नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट आता है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज में आपको ड्रग एंड केमिकल पढ़ाएंगे, जैसे ओपीड्स, कैनाबिनॉइड्स, हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ये सब कुछ ड्रग्स है जो कि बैक बेंचर से जानते हैं। ठीक है, तो ड्रग अब्यूज एंड केमिकल। तो ड्रग और केमिकल सब्सटेंस व्हिच बी टेकन इनसाइड द बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ मेडिसिन। देखो जो ड्रग होती है ना, आप कोई भी डोज ले रहे हो, जैसे आप मेडिकल पे जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि टैबलेट, आप बोल रहे हो पैरासिटामोल दे देना, आप बोल रहे हो डोलो दे देना, आप बोल रहे हो एस्पिरिन दे देना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ड्रग्स ही है। जैसे ये टैबलेट लिया आपने, तो उस टैबलेट में क्या होगा, कुछ कलरिंग एजेंट, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट और कुछ अमाउंट में ड्रग होता है। यही ड्रग हमारी बॉडी में जाके हमें सही करता है। तो एक लिमिट तक तो ड्रग हमारे लिए सही है, पर अगर आप ज्यादा लोगे तो फिर आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ये बिगाड़ सकता है। होते कुछ ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं आजकल तो लोग, उसका भी नशा करते हैं, कोरेक्स का, कोरेक्स पीते जाते हैं, नशा में बेहोश हो जाते हैं, मस्त रहते हैं, कोरेक्स की पूरी पूरी बोतल पी जाते हैं, ये कोरेक्स भी बंद कर दिया बिना प्रिस्क्रिप्शन। तो देखो कॉमनली अब्यूज ड्रग है अपीड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकाइलकॉइड्स, तो हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे पहला है अपीड, जो कि हमें मिलता है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पप्पी नहीं है ये, पॉपी। ठीक है, इसको हम कैसे लेते हैं, या तो सूंघ कर, नॉटिंग करके, या इंजेक्शन लगा लेते हैं। ये क्या करता है, बाइंड स्पेसिफिकली टू द अपीड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सीएनएस एंड जीआईटी। अब ये जो अपीड्स हमारी बॉडी में आया, एक तो हमारे सीएनएस में जुड़ेगा, एक हमारे जीआईटी में जुड़ेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये हमारी बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा, ऐसा लगेगा हाय हाय रिलैक्स सा, तो हमें इसकी आदत लग जाती है, एकदम रिलैक्स सा लगता है। ठीक है, होता है ना कि दिन भर काम करने के बाद लोग कहते हैं कि यार आज बहुत थक गए। ड्रग्स क्या है एक्चुअल में, ड्रग्स क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देंगे आपकी बॉडी फंक्शन को, आपको रिलैक्स कर, पर एक लिमिट तक, उसके बाद जो साइड इफेक्ट आते हैं ना वो देखे भी नहीं जाते। नाउ सेकंड वन इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड जो है आपको मिलता है इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सटाइवा। किस प्लांट से मिलता है, कैनबिस सटाइवा से, नाम से पता लग रहा, कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस सटाइवा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखें ऑरल इंजेक्शन या इनहेलेशन। ठीक है, हम इसे ले कैसे सकते हैं, ऑरल इंजेक्शन या इनहेलेशन। इनहेलेशन एक ऑरल इंजेक्शन। ओके, चलो एज एक इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट के सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं ये जो ड्रग्स होते हैं कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सटाइवा which can be taken by oral injection or inhalation. It has effects on our cardiovascular system. आप लिख सकते हैं। लास्ट वन इज कोका alkaloid or cocaine. Cocaine are obtained from coca plant.
इथ्रोजाइलम कोका, और which is snorted, okay, which is snorted. तो कोका और कोकेन, आप बोल लो कोका एल्कलॉइड या कोकेन, which is coca plant, इथ्रोजाइलम कोका, which is snorted and it interfere with the transport of neurotransmitter dopamine. ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ छेड़छाड़ करता है, okay? And potent stimulating effect on the CNS producing a sensation of, और ये डोपामिन के साथ छेड़छाड़ करता है, डोपामिन हमारे ब्रेन के साथ छेड़छाड़ हुआ तो वहां से क्या होगा, हमारे सीएनएस को स्टिमुलेशन मिलेगा और यूफोरिया होगा, सुख का आभास होगा, ऐसा लगेगा हाँ, पर कुछ टाइम के लिए। उसके बाद इसके एक्सेसिव डोज अगर लेने लगोगे तो हाइपोटेंशन आएगा, और भी मतलब कई तरह के साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, वॉमिटिंग, डायरिया, चिड़चिड़ापन, ड्रग एडिक्ट, हेयर लॉस, वाटरी आइज। नाउ नेक्स्ट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग तो आप सभी जानते हो, कॉमन है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये जो है स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, और अगर ये स्मोकिंग कर रहा है और आप यहाँ पे सिर्फ बैठे हो, आप सिर्फ ऐसे बैठे हो, तो ये जो स्मोक का धुआं है ये आपके नाक के थ्रू होते हुए आपके फेफड़े, और ये आपको ज्यादा खराब करेगा और इसको कम खराब करेगा। क्यों? ये जो सिगरेट पी रहा है इसमें लगा हुआ है फिल्टर, और इसके थ्रू हवा अंदर जा रही है, और ये जो उड़ रहा है, ये जो आपके नाक में आ रहा है, ये बिना फिल्टर के जा रहा है। तो एक्टिव स्मोकिंग इस ये वाला जो एक्टिव स्मोकिंग इज मोर हार्मफुल देन, ठीक, तो ध्यान रखना, कभी नहीं बैठना आपको कहीं आ जाते हैं, फोन करते हैं, मेरा मन पड़ता है। टोबैको इज स्मोक च्यूड और यूज्ड एज स्नफ, तो हम स्मोक कर सकते हैं, दबा सकते हैं, रजनीगंधा, मुंह में रजनीगंधा, ठीक है, और स्नफ contain large amount of chemical substance including nicotine which is an alcohol प्रोटीन वगैरह रखते हैं, मैंने बताया। इट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ व्हिच राइज इन। अब इससे क्या होता है कि जब आप केमिकल लेते हो, ये टोबैको लेते हो, टोबैको में और अगर आप बार बार ले रहे हो तो ये आपकी बॉडी में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन को स्टिमुलेट कर देगा, और ये एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन जैसे स्टिमुलेट होंगे आपको हार्ट अटैक, हार्ट रेट की बढ़ जाए। Smoking increase in incidence of lung cancer. It also affects urinary bladder, growth, causing bronchitis, emphysema, coronary heart disease, many more. Coronary heart disease, emphysema, bronchitis. Now, tobacco chewing increase the risk of cancer of oral cavity. Oral cancer भी हो सकता है अगर आप oral cavity tobacco chew करते हैं. Smoking increases carbon monoxide content in the blood and therefore reduce the hemoglobin. So this cause oxygen deficiency. ऑक्सीजन डिफिशिएंट भी हो सकते हो, एनीमिक कंडीशन आ सकती है, ऑरल कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, और हार्ट रेट भी बढ़ सकती है, और इसलिए एडल्ट को जो है लत लगी जा रही है। ध्यान रखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप खुद देखो कि ऑक्सीजन डिफिशिएंट होता है, ओरल कैंसर होता है, तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट रेट बढ़, को लेना जरूर, खुद का पैसा लगा के खुद ही हार्ट रेट बढ़ा रहे हो, एम्फाइसीमा कंडीशन ला रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा रहे हो, ऑक्सीजन कम कर रहे हो, एनीमिक ला रहे हो, कोरोनरी हार्ट डिजीज ला रहे हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ला रहे हो, ब्रोंकाइटिस ला रहे हो। चलो, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। तो देखो यंगर में तो वही बात है, मॉर्फिन की स्ट्रक्चर दे रखी है, कैनाबिनॉइड, कोकेन। बस आपको इतना याद रखना है कि हाँ, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको इतना याद रखना है कि ये कोकेन है। देख के याद होना चाहिए कि हाँ ये पतंग टाइप बन रही है, या दो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है, तो आपको देखते ही याद आना चाहिए कि ये कोकेन। कैनाबिनॉइड में आपको याद रखना है कि लंबी पूंछ है, इस तरह से आपको याद जाएगा कि लंबी पूंछ है। मॉर्फिन में याद रखना कि मंजिला है, एक के ऊपर एक के ऊपर, कैसे याद रख लो, देखते ही पता लग जाएगा। नाउ यंगस्टर आर मोटिवेटेड टुवर्ड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। यंगस्टर जो है हमारे आजकल की सारी पीढ़ी, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी है, एडवेंचर चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए, कुछ स्ट्रेस से रिलीफ लेने के लिए, ठीक है, कूल रहने के लिए। पॉपुलर मीडिया ने कर रखा है ज्यादा, अनस्टेबल फैमिली की स्ट्रक्चर, फैमिली स्टेबल है उनका, तो इस तरह से यंगस्टर जो है एडिक्टेड हो चुके हैं ड्रग के लिए। एडोलेसेंस की बात करूं, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच इंडिविजुअल रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इट इज a link between childhood and adulthood. It is a period where emotional and behavioral growth
ये सब तभी का टाइम है, इमोशनल बिहेवियर ग्रोथ होता है चाइल्डहुड से जब आप एडल्टहुड में आते हो, ये सब एडल्ट, और उसी पीरियड में आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जो ये है ना क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्सपेरिमेंट, तो आपको इसी पीरियड में करने का मन होता है, और इसी पीरियड में आप बिगड़ जाते हो इन द सेंस आपके फेफड़े वगैरह बिगड़ जाते हैं। चलो, अब एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की बात चल रही है, तो एडिक्शन तो आप सभी जानते हो कि बार बार लेना, ठीक है, एडिक्ट हो जाना, लत लगा लेना। डिपेंडेंस, निर्भर हो जाना, पागल हो जाना, चाहिए मतलब चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो आप शेकिंग करने लगोगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, उल्टी जैसा लगेगा, पसीने आ जाएंगे, आपको वापस चाहिए वो, तो ये एडिक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। तो देखो क्या क्या हो सकता है, वायलेंस, reckless behavior, excessive dose may lead to coma, death, respiratory failure, intravenous intake may cause AIDS, damage to nervous system, liver cirrhosis, adverse effect on consumption during pregnancy, अनगिनत है, अनगिनत। ये आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, आप देखते जाना एंजाइटी की डायग्राम में। नाउ कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर आप बार बार लेते हो, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस ऑफ कॉलेज, आप कॉलेज से अनएक्सप्लेन्ड मार रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई में मन खत्म, पर्सनल हाइजीन में मन खत्म, आइसोलेशन, सबसे अलग होके बैठना लगना, थकान जल्दी आना, डिप्रेशन, किसी भी काम को करने में मन ना लगना, सोना उठना सब भूल गए, रात को जग रहे दिन में सो रहे, गई, ठीक है। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखो, अवॉइड अंडर प्रेशर, एजुकेशन जरूरी है, ये तभी हम पढ़ा रहे हैं कि भैया ना करो, ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अपने आसपास की मदद करो, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, तो गोल्ड फ्लैग तुम पीते हो, उस पे वो जो नीचे लिखा है प्रीमियम और ऊपर दे रखा है प्रीमियम फोटो, तो वो प्रीमियम फोटो को देख के वो प्रीमियम ना पियो भाई। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प लो, एनजीओ बने, हेल्प लो। नाउ ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना रखा है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बता रखी है, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव, एक्वायर्ड, इनेट, एलर्जी, ऑटो इम्यून, डिजीज, इन्फेक्शियस, सब आपको दिख जाएगा। टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ऑफ इट्स एक ही में सब है, देखो इधर, डिफेंटिसिस, टाइफाइड, एड्स, मलेरिया, प्रोटो वायरल डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन डिजीज, हेल्थ, वैक्सीनेशन, सब कुछ आ गया इसमें। तो ये था आज का आपका लेक्चर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको काफी अच्छे से पूरा चैप्टर जो है कवर कराया है, मैंने मेरी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, आप कितने ब्रेक में सुनो। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोलॉजी क्लास 12 आपका कंप्लीट, ताकि आपको एंजाइटी पढ़ना है, डायग्राम देखने हैं, एंजाइटी का हर इंपॉर्टेंट पॉइंट और डायग्राम सब यहीं पे कवर करा दिया। ये लेक्चर देख लिया मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। आई होप यू गेट इट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।